कि हमने पिछली क्लासों में कहा था आज उसी कहानी को आगे शुरू करते और अब होगा अंतिम बार डबल स्टार। सीधी बात इतनी है कि हमने ये कहा था कि बहुत जल्दी यानी अगले ही 3 महीने में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और आप सारे लोग जानते हो कल ही नोटिफिकेशन आया है यूपीएसआई का और आज के बाद यानी कल से हम लगाएंगे पीवाईक्यू। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक संपूर्ण संविधान की क्लास, जिसे हम बोलेंगे महातांडव क्लास, क्योंकि सावन के खत्म होने से भगवान शंकर का तांडव खत्म हुआ है, हम लोगों की पढ़ाई का तांडव शुरू होगा। इस संपूर्ण संविधान की क्लास में बड़ी बात क्या होगी, केवल एक ही क्लास में सब कुछ कंसेप्ट को पढ़ लेंगे। हाँ ये है कि अगर अच्छा पढ़ना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लास की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, 4 से 4.5 घंटे की समथिंग होनी चाहिए, लेकिन आपको इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अगर यूपीएसआई दे रहे हो ना तो इसके 1700 सवाल कल शाम हम 7 से 8 बजे पर डे मिलेंगे, इसी से आएंगे। ये फर्क है कि आप इस क्लास का फायदा कैसे ले सकते हो, क्या कर सकते हो। मैं इतना कह सकता हूं कि एक क्लास में संविधान खत्म कर दूंगा, इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। क्लास के फायदे क्या है वो समझ लो। पहली बात, विशेषता क्या है, हिंदी इंग्लिश पीडीएफ मिलेगी, इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक रफ पेज पे शॉर्ट लिखोगे तभी मजा आएगा और तभी आप पढ़ पाओगे। दूसरा, बेस्ट कंसेप्ट पढ़ोगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इतने कम समय में आपका नहीं करा सकता कोई। तीसरा क्या है, 2000 से अधिक सवाल, जिसमें 1700 सवाल यूपीएसआई, बाकी रेलवे और एसएससी के। पीवाईक्यू करेंगे प्रतिदिन, जो हमने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। तो आप लोगों ने कोचिंग का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, सब कुछ यहाँ मिलेगा और एक क्लास में पूरा कंसेप्ट। लेकिन बेटा एक क्लास में खत्म करना इतना आसान नहीं है, इस वाली बात को समझना। अगर इस क्लास का फायदा लेना है तो आपको उन बातों को ध्यान रखना होगा, जो मैं बताऊं वैसे वैसे करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप एमपी टेट का पेपर दे रहे हो, यूपीएसआई का है, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर एसएससी का कोई भी पेपर हो, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर एसएससी जीडी से लेके सीडीएस एक्स वाई जेड। अगर कोई पेपर होगा तो जीके आएगा और जीके आएगा तो संविधान आएगा और संविधान आएगा तो के सर से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है लिखित में। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, तो देखो ये है आपकी कैपेसिटी। हमारा ये है कि हम एक 4 से 5 घंटे की पूरी क्लास कर दें। इस क्लास में 2 फायदे होंगे, जब आप पेपर देने जाओगे तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, जो हम पीवाईक्यू की क्लास लेते हैं वहां आपको आता नहीं है तो आप कहते सर पुराने लड़कों का था ठीक है उनने पढ़ लिया, हम क्या करें। तो हमारा काम है इसी अगस्त महीने में पूरी जीके खत्म कराना। जैसे इस एक क्लास में संविधान खत्म होगा, आप अपने सुझाव हमें कमेंट में देंगे कि आपको रियल में मजा आया कि नहीं आया, रियल में फायदा हुआ कि नहीं। फिर ऐसे 3 क्लास एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की होंगी, 2 क्लास ज्योग्राफी की और 2 क्लास इकोनॉमी की। लेकिन आपको क्या करना है तो मैं समय समय पे बताऊंगा, आप इसे कैपेसिटी के आधार पे पढ़ें। आपकी कैपेसिटी 5 घंटे की नहीं है, मत पढ़ो, ये फिल्म नहीं है कि देख के मजा लेना। तो हम आपको समय समय पे बताएंगे, जैसे मान लो टॉपिक 40 मिनट में खत्म हुआ तो फिर हम बोलेंगे कि बेटा यहाँ रेस्ट ले लो, टेलीग्राम पे जाओ नोट्स पढ़ लो, टेलीग्राम पे जाओ पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद थोड़ी देर बाद शुरू करना। कैपेसिटी से बाहर हो तो अगले दिन करना। आप 1 दिन में कर सकते हो, 2 दिन में कर सकते हो, 4 दिन में कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी। इसके बाहर नहीं होगा ये मेरी जिम्मेदारी है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। ये कुछ वो स्टूडेंट है जो हाल ही में सिलेक्ट हुए, नेक्स्ट यू, अगला नंबर आपका, और उम्मीद करते हैं आप मेहनत करोगे तो जरूर आप हम लोगों की तरह हम लोगों के साथ इस बोर्ड पर दिखाई दोगे। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सर संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलो सारे लोग हेडिंग डालो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है, सर संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो पहले बेसिक्स कर लें, डेफिनेशन कर लें, फिर आगे बात करेंगे। रियल में बेटा अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना। एक शब्द कौन सा है तो हम लोग कहेंगे सर सम, और दूसरा शब्द कौन सा है तो हम लोग कहेंगे सर विधान। और इन दोनों शब्दों से मिलकर जो शब्द बना उसका नाम था संविधान। इस सम शब्द का मतलब क्या होता है तो हम लोग कहेंगे सर इस सम का मतलब होता है समान। इसका मतलब क्या होता है, समान। और विधान शब्द का मतलब होता है विधि यानी कानून। तो हम लोग कहेंगे संविधान क्या है, समान कानूनों का संग्रह है। समान कानूनों का क्या है,
संग्रह है उसी को संविधान कहा जाता है। चूंकि इन्हीं कानूनों से हमारे देश को चलाया जाएगा, और देश को चलाने को क्या बोलते हैं? राज्य व्यवस्था। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि संविधान क्या है? किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का वर्णन जहां मिलता है उसे संविधान कहते हैं। हमारे देश में पीएम कैसे मिलेगा बनेगा, ये संविधान में है। पीएम क्या करेगा, ये संविधान में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक्स वाई जेड जो कुछ भी होगा वो सब कुछ कहाँ मिलेगा बेटा? संविधान में। इसीलिए तुम इस वाली बात को ध्यान रखेंगे, समान नियमों का जो संग्रह है उसी को संविधान कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसके अंग्रेजी वर्ड का अर्थ क्या है? तो देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये पहली बात किस भाषा से आया है? तो हम लोग कहेंगे सर लेटिन भाषा। और इस लेटिन भाषा में कौन सा वर्ड था? तो हम लोग कहेंगे सर वर्ड था कॉन्स्टिट्यूटर। और इस कॉन्स्टिट्यूटर का मतलब क्या था? शासन करने वाली पद्धति, या हम लोग कहेंगे सर शासन की पद्धति। और शासन की पद्धति आजकल किसमें है? तो हम लोग कहेंगे संविधान में। इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन कहें या संविधान कहें, इनका मतलब तो एक ही है। इनका मतलब क्या है? एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। इस वाली बात को समझना होगा। तो सबसे पहले ये है, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। इसका अर्थ होता है समान नियमों का संग्रह। इसी तरह संविधान लेटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर शब्द से आया, जिसका मतलब होता है शासन की पद्धति एक समान रूप से। जो नियम हम पे लागू होंगे वो पड़ोसी पे होंगे। सारे लोगों को भर्ती देखने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, वोट का अधिकार है, आने जाने का अधिकार है। ये सब कुछ हमें किसने दिया है बेटा? संविधान। एक बात और क्लियर कर दे, कई लोगों के मन में ये आता है सर SC ST OBC का अलग है, ये अलग है। कुछ नहीं है, हमारे संविधान में कोई भेदभाव नहीं है, बस थोड़ा कंडीशनली भेदभाव है। चाहो तो अगले 1 मिनट में हम इसे समझते हैं। ऐसे समझो बेटा, एक पिता का मकान बनना था, और उस पिता का जो मकान बनना था 2 मंजिला, उस पिता के बेटा 2 लड़के थे। एक लड़का था लंगड़ा और एक लड़का था बेटा एकदम स्वस्थ। और इस पिता ने पहले नियम बनाया कि दोनों लड़कों को 50-50 ईंटें लेके जानी। अब रियल में 50 ईंटें लंगड़ा भी ले जाएगा, 50 कौन ले जाएगा? स्वस्थ। अगर दुनिया में कहीं भी कहें जो इन पिता को नहीं जानता हो, तो उनसे पूछें कि एक पिता ने जब मकान बनाया 50-50 से ईंटें डलवाई, तो वे कहेंगे बहुत बढ़िया है, दोनों से इक्वली तो करवाया है। लेकिन ईमानदारी से इस समान नियम में ये जो लड़का होगा वो पिछड़ जाएगा, और जब पिछड़ जाएगा तो या तो इसे आत्महत्या करनी पड़ेगी या बात मानना बंद करेगी, क्योंकि ये कभी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अब हमारे घर में क्या होगा बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर इस लंगड़े को छूट देंगे। हम कहेंगे एक काम करो बेटा, तुम 25 कम ले जा, तुम 25 सीटें ले जाओ। चूंकि ये इसका ही भाई है, इसका अतिरिक्त बोझा ये ले जाएगा। और इसे कितनी ईंटें ले जानी होंगी? तो हम लोग कहेंगे इनकी 25-75। अब दुनिया भर के देश में पूछें जहां इस पिता को कोई ना जानता हो, तो वो कहेंगे जी तो बहुत अन्यायी है, एक लड़का 75 ईंटें ले जा रहा है, एक 25 ले जा रहा है। लेकिन रियल में अपने गांव में कहेंगे तो पता चलेगा नहीं। अब ठीक है, क्योंकि ये पिता बहुत बढ़िया है, इस लंगड़ी को हमने क्या किया? 25 की छूट दे दी। और स्वस्थ को क्या किया है बेटा? तो हम लोगों ने 25 अतिरिक्त। तो कहने का अर्थ ये हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। इस पिता की कंडीशन ऐसी है कि अगर इसे छूट नहीं देगा तो ये मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाएगा। तो हमारे यहाँ जो भेदभाव वाली बात है, जो भी महिलाओं के, SC ST के, OBC के, बुजुर्ग और दिव्यांग के अलग नियम बनाए गए हैं, रियल में संविधान में भेदभाव नहीं है। तो सर क्या है? तो हम लोग कहेंगे कंडीशनली भेदभाव है। इस वाली बात को समझो। बस हमें बुरा तब लगेगा ये इसका भाई है तो इसका अतिरिक्त बोझा ये ले जाएगा। तो जितने भी लोग हैं हम सब भारत के हैं, वो हमारे भाई हैं, उनका अतिरिक्त बोझा हम ले जाएंगे। कब तक? जब तक वो समाज की मुख्य धारा से ना जुड़ गया। बाकी सब राजनीतिक है, उससे अपन को बचना है। संविधान क्या है? संविधान में भेदभाव नहीं होते, कंडीशनली भेदभाव होते हैं। अब कभी कंफ्यूज मत होना, नेताओं का काम है डिवाइडेड रूल, फूट डालो शासन करो की नीति, और वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। लेकिन हम अगर सही एजुकेशन लेकर आए हैं तो हम सब जानते हैं भारत एक खूबसूरत देश है, दुनिया में ऐसा देश है ही नहीं। और अपने भारत का सम्मान और स्वाभिमान बचाना हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है। चलो हम लोग बढ़ते आगे। सवाल सबसे पहले ये है, संविधान की फिलॉसफी कैसे आई? संविधान का जनक कौन है और संविधान की कहानी क्या है? चाहो तो हम शॉर्ट में 3-4 पॉइंट लिख देते हैं जो बहुत मोस्ट है, आते ही आते हैं, तो उन्हें याद रखना। सबसे पहली बात, प्राचीन संविधान के जनक। प्राचीन
संविधान का जनक। तो सबसे पहली बात, प्राचीन संविधान का जनक किसे कहा जाता है, पहला। दूसरा याद रखेंगे, विश्व के संविधान का जनक, विश्व के संविधान का जनक, विश्व के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तीसरा याद रखेंगे, एशिया के संविधान का जनक, एशिया के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। और चौथा याद रखेंगे बेटा, भारत के संविधान का जनक, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो हमें कितनी बातें याद रखनी है, प्राचीन संविधान का जनक कौन है, विश्व के संविधान का जनक कौन है, भारत के संविधान का जनक कौन है, क्या है। तो हम चलो राइट आंसर बता देते फिर बात करते। प्राचीन संविधान का जनक किसे माना जाता है, अरस्तु, इसे हम बोलते बेटा अरिस्टोटल। विश्व के संविधान का जनक किसे मानते बेटा, अमेरिका। अब क्यों है अभी समझेंगे। ऐसे ही बेटा एशिया के संविधान का जनक कौन है बेटा, जापान। और ऐसे ही बेटा हम लोग जाएंगे तो भारतीय संविधान के जनक कौन है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम जानते हैं सर वी.आर. अम्बेडकर के नाम से। सर ये क्या है, क्यों है। अमेरिका का तो हमने सुना था, ये अरस्तु कैसे आ गए, क्या क्या हुआ। अब देखो संविधान की शुरुआत कैसे हुई, संविधान की फिलॉसफी कैसे आई, और संविधान की अगली कहानी आगे कैसे हुई। कुछ नहीं है, सबसे पहले हम लोग बात करें तो यूरोप में एक राजा हुआ जिसका नाम था बेटा सिकंदर। और ये जो सिकंदर था ना, ये रियल में कहाँ का राजा था, तो हम कहेंगे मकदूनिया का। और इसी सिकंदर के गुरु का नाम क्या था बेटा, अरस्तु। हम आगे कभी बेटा जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे यूरोप की मकदूनिया का राजा हुआ करता था फिलिप द्वितीय, और इसी फिलिप द्वितीय का लड़का हुआ था सिकंदर, जो जब विश्व विजेता बनने निकला तो भारत में भी आया था। 326 ईसा पूर्व में पंजाब के राजा पोरुस के साथ युद्ध हुआ, जिसे हाइडेस्पीज या हम लोग वितस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। खैर सारी बातें छोड़ो, इस सिकंदर ने अरस्तु से कहा कि गुरुजी हमें दुनिया जीतनी है, विश्व जीतना है। अरस्तु ने कहा पॉसिबल ही नहीं है। ये वाली बात सुन के थोड़ा सिकंदर कंफ्यूज हो गया। आज तक गुरुजी आपने कुछ भी कहा है, ये नहीं कहा कि पॉसिबल नहीं है। ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, क्यों कहा। तो अरस्तु ने समझाया, देखो होगा ये, अपन इस देश पे रह रहे हैं, आज इसके बाद बेटा इसे जीत लेंगे, कल इसे जीत लेंगे, परसों इसे जीत लेंगे। तब तक तुम्हारा ही कोई मंत्री संतरी अधिकारी इन लोगों को भड़काएगा, ये विद्रोह कर देंगे, ये हाथ से निकल जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, फिर ये। तो हम जीत किसको भी ले, लेकिन पूरी दुनिया को शासित नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि विद्रोह होना निश्चित है। अरस्तु से पूछा गया सिकंदर के द्वारा, विद्रोह होता क्यों। और अरस्तु ने बताया, विद्रोह की जो भावना आती है वो रियल में आती है भेदभाव से। और ये भेदभाव से कैसी आती है, हमें वो देख सकते हैं। भेदभाव ऐसे समझो, छोटे माम बेटा मेला जा रहे, पापा ने 50 रुपया हमें दे, बड़े भैया को दे 100। हमारे मन में विद्रोह की भावना आएगी, क्या तो दो उनको 50 दो, ओके, एक उनको मत दो। तो कुल मिलाए के जब हमें लगता है कि एक को मिल रहा है और दूसरे को नहीं, तो वहाँ भेदभाव होता है, और वहीं से विद्रोह की भावना जागृत होती है। अरस्तु ने कहा अगर हम भेदभाव हटा पाए तो विद्रोह की भावना मिट पाएगी। और इसके लिए अरस्तु ने क्या किया बेटा, 150 राजाओं के नियम पढ़े और उन नियमों को समान रूप से लागू किया। सबसे पहले समान नियमों को लागू करने वाला कौन है, अरस्तु। इसलिए याद रहे, विश्व में सबसे पहले संविधान की फिलॉसफी किसने दी, सिद्धांत किसने दिया, अरस्तु ने। परंतु अरस्तु ने ये वाली बात लिखी नहीं, इसलिए अरस्तु को प्राचीन संविधान का जनक तो कहते हैं, मॉडर्न संविधान का जनक नहीं कहते। ये वाली बात उम्मीद है समझ में आ गई। अब बात करते अमेरिका। अमेरिका की कहानी क्या है। अमेरिका की कुछ अधिक कहानी नहीं है, बहुत आसान है। हम सारे लोग जानते हैं जो अमेरिका नाम का देश है, ये भी पहले गुलाम हुआ करता था। और हम सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है कि भैया एक कोलंबस नाम का व्यक्ति था जो 1492 में भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन उसने रास्ता भटकने से अमेरिका की, और बाद में यही अमेरिका गुलाम हुआ। लेकिन अमेरिका आजाद कब होता है, तो हम लोग कहेंगे सर ये जो अमेरिका था वो 4 जुलाई, कब बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। 4 जुलाई 1776 को जब आजाद हुआ अमेरिका, जैसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन चला के हो गए, ऐसे ही मान लो अमेरिका हो गया। लेकिन अमेरिका ने गलती क्या की, आजाद होते समय कुछ नियम भी नहीं बनाए, और बाद में इसी अमेरिका में बेटा 11 साल में 10 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। तब जाकर इस अमेरिका ने दुनिया में पहली बार लिखित रूप से संविधान बनाया। और इस संविधान को कब बनाया, तो हम लोग कहेंगे 1787 में। जिसे कब लागू किया गया, तो हम लोग कहेंगे सर लागू किया गया 1789 में।
इस तरह दुनिया में पहली बार संविधान बनाने वाला देश कौन है? अमेरिका। या दुनिया में पहली बार लिखित संविधान बनाने वाला देश कौन सा? अमेरिका। और अमेरिका को कहा जाता है विश्व के संविधान का जनक, फादर ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग कहेंगे सर अमेरिका विश्व के संविधान का जनक किसे कहते हैं? सर अमेरिका। दुनिया में पहला लिखित संविधान अमेरिका का बना। और याद रखेंगे दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी किसका है? सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है। और कितना छोटा है? केवल 7 आर्टिकल है। केवल कितने आर्टिकल है बेटा? 7। बढ़ जाते हैं। रियल में हम जो भारत है ना वो एशिया में आता है। और एशिया में पहली बार संविधान जापान ने बनाया 1860 में। इसलिए जापान को एशिया के संविधान का जनक, और भारत के संविधान में जो रोल B.R. अम्बेडकर ने प्ले किया ये किसी ने भी नहीं किया। इसलिए B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है, हम लोग कहेंगे भारतीय संविधान का जनक। लेकिन जो हमारे मन में गलत भावनाएं हैं, जो गलत प्रचलन है वो ये है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उससे बड़ा काम किया है। लिखा नहीं है, उससे बड़ा काम किया है। क्योंकि लिखना बहुत आसान है, कोई भी टाइप कर देगा, हम बोल दें क्या लिखना है ये बहुत बड़ी बात है। और B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा नहीं है, उसे खूबसूरत बनवाया है। कैसे बनवाया है तो आगे बात करेंगे। इसीलिए B.R. अम्बेडकर को संविधान का जनक और जननी, मदर एंड फादर दोनों माना जाता है। क्यों माना जाता है? हम चलो सर हम ये वाली बात मान गए कि संविधान क्या है, संविधान की कहानी क्या है, संविधान कैसे बना था। लेकिन एक बात मन में अभी भी है, और वो बात ये है कि ये जो संविधान है ना इसकी डिमांड कैसे आई, क्या क्या बातें थी। तो लगे हाथों हम कुछ बातें और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बार संविधान की मांग किसने की? हम लोग कहेंगे पहली बार मांग। तो संविधान सभा की सबसे पहली बार मांग किसने की? हम लोग याद रखेंगे बेटा बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने कब की? 1895। सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार नारा दिया और अपने ही स्वराज विधेयक में कहा था कि अब भारतीयों के अनुसार एक संविधान सभा हो और भारतीय अपने नियम के अनुसार चलेंगे। स्वराज्य का मतलब है खुद का राज्य होगा। ये वाली बात जैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने की तो पहली बार संविधान सभा की मांग कर दी। लेकिन ये मांग ना तो किसी व्यक्ति के सामने है ना अधिकारी के सामने, ये वाली बात एक पत्रिका के माध्यम से की थी। इसलिए इसे इनडायरेक्ट डिमांड कहते हैं, यानी इसे अप्रत्यक्ष मांग के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे कई लोगों ने बात की, लेकिन फेमस व्यक्ति जिसने बात की तो हम लोग कहेंगे सर 1922 में संविधान सभा की मांग किसने की? हम लोग कहेंगे 1922 में गांधी जी के द्वारा मांग, गांधी जी ने मांग की। और ये गांधी जी किसमें करते हैं तो हम लोग कहेंगे सर हरिजन पत्रिका में। गांधी जी किसमें करते हैं? हरिजन पत्रिका में। गांधी जी कहते हैं भारतीयों का शासन भारतीयों के नियम अनुसार होना चाहिए। तो ये बताओ गांधी जी ने संविधान सभा की मांग कब की? तो हम लोग कहेंगे 1922। लेकिन सर पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की पार्टी तो हम लोग कहेंगे सर स्वराज पार्टी। पहली पार्टी जिसने संविधान सभा की मांग की स्वराज पार्टी। ये सारी चीजें बेटा आगे पढ़ेंगे। अब चूंकि एक क्लास में खत्म करना है तो थोड़ा सा स्किप करते हुए मेन मेन बातों को कर लेते। आगे पढ़ेंगे सर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई और इसी स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की मांग की। हम सब जानते हैं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, महासचिव मोतीलाल नेहरू थे, गांधी जी के साथ समझौता होना, वेलगांव अधिवेशन, ये सब कुछ पढ़े। लेकिन ध्यान रहे संविधान की पहली बार मांग बाल गंगाधर तिलक, संविधान की मांग गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में की और उसके बाद पार्टी कौन सी है? पहली पार्टी स्वराज पार्टी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद बेटा जब हम लोग आगे बढ़े तो पता चला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आई, सुपर 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 एंड सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट। संविधान सभा की पहली बार प्रत्यक्ष मांग किसने की? हम लोग कहेंगे पहली बार प्रत्यक्ष मांग। तो संविधान सभा की पहली बार प्रत्यक्ष मांग करते हैं कौन? तो हम लोग कहेंगे सर M.N. राव। और ये M.N. राव कब करते हैं? 1934 में। और कैसे करते हैं? वामपंथी आंदोलन। पहली बार जनता के बीच में जाके कहा कि अब समय आ चुका है, हमारा देश हमारे नियम अनुसार चलेगा, क्योंकि हम बेटा इससे पहले
26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के खड़े होकर किनारे पर स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया और पूर्ण स्वराज की बात कर चुके हैं। धीरे धीरे समय बीता, सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कब मांग की, तो INC लिख देते। कांग्रेस ने 1936 में मांग की और 36 में कौन सा अधिवेशन था, तो हम बोलेंगे फैजपुर अधिवेशन। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो हम कहेंगे सर JL। सर सबरी बातें हो गई कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की, सारी बातें हो गई। उसके बाद गांधी जी 22 में आ गए। पहली पार्टी स्वराज पार्टी है। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जो मांग की है वो MN राव ने की और कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग अपने फेज पर अधिवेशन 1936 में की। सवाल यह है अंग्रेजों ने कब स्वीकारा कि हाँ हम भारत को एक संविधान देंगे। हम लोग कहेंगे 2 बार में, हम पहले दोनों लिख देते हैं फिर हम। पहली बार अंग्रेजों ने 1940 में स्वीकारा, अभी इसे समझ भी लेंगे स्वीकारा। और क्या स्वीकारा कि हाँ भारत को एक संविधान सभा या अधिकांश भारतीयों की संविधान सभा मिलेगी। और ये स्वीकारा किसमें बेटा, हम लोग कहेंगे अगस्त प्रस्ताव। और ये अगस्त प्रस्ताव लेखन कौन आया, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लिनलिथगो। लिनलिथगो। और ये भी कैसे कहा कि अधिकांश भारतीयों की संविधान सभा होगी। ऐसी होगी बेटा अधिकांश भारतीयों की। लेकिन हमने ये कहा इस वाली बात को हमने अस्वीकार कर दिया यानी विफल कर दिया। क्यों किया वो आगे। और फिर अंग्रेजों ने कब स्वीकारा, तो हम लोग कहेंगे सर 1942। और 1942 में कब स्वीकारा, तो हम लोग कहेंगे सर 1942 में आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। और इसमें क्या कहा कि पूर्णतः भारतीयों की संविधान सभा होगी। लेकिन सारे लोग जानते हैं हमने इसे भी फेल कर दिया। क्यों कर दिया, अगले 1 मिनट में समझते हैं। अब देखो पूरी बात समझ पाना मुश्किल है क्योंकि ये हम हिस्ट्री में पढ़े, लेकिन इतना समझ लेंगे कि बाहर नहीं जाए। ठीक है, चल तो अभी देखो पहला जो टॉपिक है ना वो बड़ा है, तो इसलिए तुम्हें 40 मिनट के समथिंग वेट करना चाहिए। उसके बाद 20 मिनट में टॉपिक फिनिश हो जाएंगे और हम समय समय पे बताते रहेंगे। वही रेस्ट लेना है, केवल मैं इतना कह रहा हूँ एक बार भरोसा करके आप ये 40 मिनट वाला वीडियो मतलब ये 4 घंटे वाला क्लास देख लो। मैं गारंटी ले रहा हूँ आप ये पाओगे कि आपने संविधान के 4 महीने की मेहनत बराबर कर। तो हुआ क्या, ये बेटा हमारा देश था। हम सारे लोग जानते हैं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इधर एक देश था जिसका नाम था चीन, और चीन पे आगे चल के अधिकार कर लेगा जापान। और इधर जो भारत था वो भारत था नहीं, क्योंकि इस भारत को हम लोग नाम देते थे बेटा ब्रिटिश भारत। तो होता क्या है, होता यह है कि 1939 से 45 के बीच में 2 विश्व युद्ध होते हैं। एक होता है बेटा द्वितीय विश्व युद्ध और पहला वाला हो चुका था 14 से 18 के बीच में। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 पार्टियां थी ऐसे कह दें, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका और ब्रिटेन मेन देश थे, बाकी उनके सहयोगी देश। और ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी और जापान मेन देश थे, बाकी इनके हम लोग कहेंगे सहयोगी देश। इनमें जो मेन रोल प्ले होने वाला था वो भारत का था, क्योंकि यहाँ जैसे ही जापान चीन पे अटैक करेगा, अगर भारत यहाँ जापान से लड़ लेगा तो वह अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर जर्मनी को घेर के निपटा देंगे। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही अटैक हुआ तो पहले ही अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा था, और चूंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे तो ब्रिटेन ने बिना पूछे ये अनुमति दे दी कि भारत हमारे संग है। जैसे ही भारत को ये पता चला तो इस बीच 1937 में पहली बार आम चुनाव हुए थे, जहां प्रांतों को स्वायत्तता मिली 35 वाले अधिनियम से। कांग्रेस की 9 प्रांतों में लगभग सरकार बनी। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया। तो पूरी दुनिया में ये पता चला कि कांग्रेस इस्तीफा दे चुकी है। और क्यों दिया है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के साथ नहीं है। अमेरिका का प्रेशर आया किस पे, ब्रिटेन पे, कि अगर भारत संग नहीं है तो हम नहीं है, मर जाओगे, कछु करो भारत को मनाओ और यहाँ जाके चीन में जापान को रोको, तब अपन युद्ध जीत पाएंगे। तो ऐसे समझ लो पहली बार अंग्रेज हमारे यहाँ लॉलीपॉप लेके कब आए, हम कहेंगे 1940 में अंग्रेजों ने स्वीकारा और हमसे कहा कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। आप लोग बहुत दिन से एक संविधान सभा मांग रहे हो, हम अधिकांश भारतीयों की संविधान सभा देंगे। हमने कहा अधिकांश भारतीयों का अर्थ क्या है, तो उन्होंने कहा ज्यादातर भारत के होंगे लेकिन कछु अंग्रेज होंगे। हमने कहा बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसे जलियांवाला बाग के बाद जो हंटर कमेटी बनी, जहाँ में 8 लोग थे, वहां में 5 भारतीय 3 अंग्रेज थे, बिन 3 वाले नहीं हमें निपटाए थे। जा वजह से जावाली बात को ध्यान रखो,
या तो पूरे भारत के होंगे या एक। इसलिए इस वाली बात को हमने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार के साथ साथ हम लोगों ने मीटिंग की, सारे लोगों से कहा यार एक बात बताओ, जे अंग्रेज कबू पहले नीखे मौनी बोलते थे, अब तेल लगाए रहे कि हमारे संग आ जा संविधान बनवाए देंगे। हमें लग रहा हो जिनकी गज है, और भारत के लोगों की एक बात फिक्स है, जे पता चल जाए कि सामू वाले की गज है, फिर हम बापू संग कतई नहीं दे सकती, चाहे कुछ हुआ जाए। हमने बदले में बेटा यहाँ एक आंदोलन चलाया, इसका नाम था व्यक्तिगत आंदोलन। दिल्ली चलो जेल भरो नारा दिया, घर घर जाके समझाया, कछु हो जाए दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजन को संग नहीं देंगे। सारे लोगों ने कहा क्यों नहीं देंगे, तो हमने कहा हम इसलिए नहीं देंगे कि पहले वाले में दिया था, क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे सर पहले वाले में दिया था तो ये हुआ था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरे में देंगे जिंदा नारायण पाने। सारे लोग स्वीकार कर लेते हैं। दोबारा से क्या हुआ, इस जापान ने चीन के बीजिंग तो खत्म ही कर दिया, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड जीत लिए और ये वाला इलाका जीत लिया। तब तक अमेरिका ने आखिरी अल्टीमेट ब्रिटेन को दिया, और आखिरी अल्टीमेट ये था तुम क्या करोगे नहीं पता, भारत को संग लेके आएंगे। ब्रिटेन ने इसी निनिलित को बुलाया, भैया बता बादना मीटिंग गए का भाव, कहने की महाराज भारत के तो तैयार थे, वे कह रहे पूर्णता भारतीय की इच्छा वाली बात में बिगड़ गए। तो कहने की भैया भोगो तो चूल्हे थी बिने मिलाओ, बिना भारत के जीत ना पाने। और जैसे ही बेटा जे वाली बात आई, जैसी ही जे वाली बात आई तो होता क्या है, हम लोग कहेंगे सर होता ये है कि स्टीफन क्रिप्स नाम के व्यक्ति को 1942 में भेजा, और हमने हमसे कहा कि तुम हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वार में साथ दो, हम तुम्हें पूर्णता भारतीयों की संविधान सभा दें। हमने कहा ठीक है दे दे रहे। फिर ने की चलो ठीक है, तो हमने की काम करो एक लंग हमारा संविधान बनन दो और एक लंग हमाओ का है युद्ध होने दो। फिर ने की अब नहीं युद्ध के बाद देंगे। हम लोगों ने की जावाद की का गारंटी है जीत जाएंगे, और इसलिए होता क्या है, हमने इस वाले को भी फेल कर दिया। फिर हमने मीटिंग की, आपस में बात की, हमने की देखो अंग्रेज दोबारा तेल लगाए रही, जो कबू बोलते नहीं है, हमें लग रहा है अब लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। और फिर हम बदले में लेकर आए भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों के नाक में दम की, आजाद हिंद फौज आई। ब्रिटेन जापान की ये कहानी चल ही रही है कि अचानक से होता ये है कि अमेरिका 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा एवं नागासाकी जापान पर 2 परमाणु बम गिराती है। 1945 में लगभग जापान खत्म हो जाता है, इसलिए बेटा जर्मनी हार जाता है, अमेरिका और ब्रिटेन जीत जाता है। इसके बाद भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो इसके लिए प्लानिंग बनाई गई और यूएनओ का गठन किया गया, और उसमें यह तय किया गया कि जितने देशों का अमेरिका हुआ, ये जब यूएनओ बनना था वहाँ एक देश था नाम था ऑस्ट्रिया, उनने का देखो तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं रोकेगा, क्यों कि भैया जे तुम्हारा जो ब्रिटेन दोस्त है ना अमेरिका से कह रहे कि हाँ, जैसे रोज भारत के लोग कहते हैं भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत, जो नहीं छोड़ रहे। अब आगे चल के जो होगा कि सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज नहीं बनाएंगे, ऐसा को आदमी निकले वो एक टापू पे बैठेंगे, 2 परमाणु बम गिराएंगे, एक ब्रिटेन पे गिरेगा और एक अमेरिका पे, 2 जने खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर चाहते हो तो शोषण बंद कर दो, क्योंकि शोषण से विद्रोह, विद्रोह से युद्ध, युद्ध से विश्व युद्ध होता है। तो ये तय हो गया कि जिसने भी जितने देशों पे अधिकार किया है, अगर वो देश चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए, आजाद कर दिया जाए। और इसी आजादी के क्रम में आगे कहानी ये हुई कि 1945 में बेटा ब्रिटेन में चुनाव हुआ, और ब्रिटेन में एक पार्टी जीती जिसका नाम था बेटा लेबर पार्टी। और ये जो लेबर पार्टी थी, इसी लेबर पार्टी से पीएम बने, और पीएम का नाम क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर क्लीमेटेड, क्लीमेट। अगले प्रधानमंत्री को बन गए बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली ने औपचारिक घोषणा की कि हम बहुत जल्दी भारत को आजाद करवा देंगे। हम लोगों ने अंग्रेजन की पाए पकड़ ले, भैया अबे मत करवाओ, ठीक है, अगर तुमने आजाद करवा दे कि फिर अमेरिका भाव 10 साल में 11 वीर लड़े, हम ऐसे आदमी एक वीर लड़ गए तो फिर रुकेंगे नहीं, इसलिए हमारा पहला संविधान बनवा दो, उसके बाद आप कर देना। बाद में इन्हीं क्लीमेट एटली ने क्या किया बेटा, 1946 में अपने 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे, इसीलिए इसे नाम देते हैं कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन ने हमारी संविधान सभा बनवाई, और इसी संविधान सभा से हमारा क्या बना है बेटा, संविधान। इसलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कैबिनेट मिशन। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, कैबिनेट मिशन। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो, थोड़ा और वेट करोगे, अगले 10 मिनट के अंदर संविधान के फॉर्मेशन को समझ जाओगे। तो चल हम लोग अब हेडिंग डाल देते हैं बेटा 1940 कैबिनेट
मिशन। अच्छा, अगर बेटा हम ये पूछें कैबिनेट मिशन क्या है, तो आप आराम से बताओगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट इटली के द्वारा 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे गए और उसी को हम लोग कैबिनेट मिशन कहा कहते हैं। कैबिनेट मिशन का कार्य क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर, तो कैबिनेट मिशन का काम है संविधान सभा का निर्माण करवाना। तो हम पूछें कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने हैं, तो बोलोगे सर सदस्य हैं 3। और वो सदस्य कौन कौन से हैं, तो बेटा हम लोग कहेंगे सर उनमें एक है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। दूसरा कौन है, तो हम लोग कहेंगे दूसरा है स्टीफर्ड क्रिप्स। और तीसरा कौन था बेटा, तो हम लोग कहेंगे देखो एवी एलेक्जेंडर। एवी एलेक्जेंडर। अब देखो याद कछु नहीं करने, हमारे यहाँ मेहमान आया है तो हम भाई खा देंगे बेटा चिप्स। आए पे सीखेंगे बेटा सिलेंडर पे। सिलेंडर में गैस खत्म हो जाएगी तो कहानी निकलेगी लौ, और अगर लौ नहीं निकली तो चिप्स बेकार और सिलेंडर बेकार। हमें ये बता चिप्स और सिलेंडर में मेन का है, तो कहियो मेन है लॉ। तो लॉ से अपने आप याद को आ जाएंगे बेटा लॉरेंस। और मेन जो होता है वो क्या होता है बेटा अध्यक्ष। तो हम आपको पूछे कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, बोलोगे पैथिक लॉरेंस। और बेटा चिप्स से याद आएंगे क्रिप्स और सिलेंडर से याद आएंगे एलेक्जेंडर। क्या हम इतनी बात को समझ पाए हैं कि भैया कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, तो हम लोग कहेंगे सर कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। और ये 3 किसके द्वारा भेजे गए, तो यहाँ लिख देते हैं पीएम ने भेजा था। और उस पीएम का नाम क्या था, पीएम हम लोग कहेंगे सर क्लीमेट इटली। ठीक है। चलो, संविधान सभा का निर्माण करवाना इसका मूल काम है, तो हम पूछ लें सर इसका कार्य क्या था। तो रियल में इसके कार्य थे 2। पहला कार्य संविधान सभा बनवाएंगे, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा भारत कैसे चलेगा इसके लिए एक अंतरिम सरकार बनाना। दूसरा था भारत का संचालन। आगे पढ़ेंगे। हमने 2 सितंबर 1940 को पहली अंतरिम सरकार बनाई। 14 लोग थे जिसका अध्यक्ष माउंटबेटन बनाएंगे और उपाध्यक्ष बनाए जेएल नेहरू। इन पे हम आगे बात करेंगे बेटा। पहली अंतरिम सरकार का निर्माण होगा। यहाँ तक बात समझ में आई। 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट इटली ने 3 कैबिनेट मंत्री भारत भेजे। इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे। इनके काम क्या थे, मूल काम संविधान सभा और दूसरा भारत का संचालन। और संविधान सभा का जब निर्माण की बात आई तो अब सवाल यही है कि भैया ये बताइए, अब सवाल यही है कि इस संविधान सभा में कौन कौन कैसे होगा। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं संविधान सभा। सभा का निर्माण। और हम आपसे पूछें संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आप बोलोगे सर कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। सर संविधान सभा में कितने लोग होंगे, एक सवाल ये था। कैसे आएंगे, दूसरा सवाल ये था। क्या करेंगे, तीसरा ये था। खासकर कैबिनेट मिशन से 2 प्रकार के लोग मिले। एक हम भारत के जिनका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, एक तो ये था। और दूसरे कौन मिले, तो हम लोग कहेंगे मुस्लिम लीग, जो कह रहे थे बांटो छोड़ो। तो कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग को समझाया, देखो अपना संविधान बना लो, हमारे अधिकार में बंटवारे की पावर पे है नहीं। हम आपकी बात ब्रिटेन भेज देंगे, हमारी सरकार जो डिसीजन लेगी वो मानेंगे। आप तब तक संविधान बनाओ, जब अलग हो तो एक फोटो कॉपी लेके चले जाओ। इस तरह मुस्लिम लीग और भारत दोनों ही लोग तैयार हुए संविधान बनाने को। सवाल ये था संविधान सभा में कौन कौन आएगा, हमारा नंबर लगेगा नहीं लगेगा, हमारे पापा को नंबर लगेगा नहीं लगेगा। ऐसे हजारों सवाल हमारे मन में है। और इन हजारों सवालों का जवाब दिया कैबिनेट मिशन ने कि देखो भैया आपकी जो संविधान सभा है उसमें टोटल व्यक्ति होंगे 389। कितने व्यक्ति होंगे, तो बताया 389। तो हम लोगों के मन में तो एक यही सवाल आ गया, 389 ही क्यों होंगे, कम ज्यादा क्यों नहीं होंगे। तो इसके लिए संविधान सभा के द्वारा यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा बताया गया कि भैया जो 389 होंगे उसकी प्रोसेस ये है
कि हमने 10 लाख में से एक व्यक्ति लिया, लाख से कितना लिया है, एक, और दूसरा आपके देश की जनसंख्या है 40 करोड़, इसलिए अब एक व्यक्ति का निर्वाचन 10 लाख से होगा। हमने कहा ठीक है, जा वाली बात से हम सहमत हैं। अब जो बताओ जी कैसे होएगा, कहाँ का होएगा, तो उनने ये समझाया देखो कैसे होगा और क्या क्या होगा, इस वाली बात को लेके ज्यादा कंफ्यूज ना हो। हम लोगों ने की कंफ्यूज तो होन पर रहा है। फिर उनने समझाया ये जो 389 है, इनमें एक हिस्सा है, इस एक हिस्से को हम नाम देते हैं, या तो पता चला ब्रिटिश भारत प्रांत, ब्रिटिश भारत प्रांत, और दूसरा जो हिस्सा है उसे नाम देते हैं, पता चला चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और तीसरा जो हिस्सा है उसे नाम देते हैं देसी रियासतों। तो रियल में कैबिनेट मिशन ने हमें समझाया देसी रियासतों कि देखो भैया जो आपका देश है ना, उसमें अभी 3 प्रकार की इकाइयां, ब्रिटिश भारत प्रांत, ये आज का राज्य कह सकते हैं, वो इलाका था जहां ब्रिटेन अधिकारी और जनता के बीच नेता हुआ करते थे। दूसरा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, आज के यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश, जहां ब्रिटेन की सरकार और हमारे जनता के बीच में अधिकारी होते थे। देसी रियासतें वो हिस्सा था जहां ब्रिटेन की सरकार और जनता के बीच में राजा रजवाड़े थे। फिर इन्हें बताया कि 389 में से जो ये 389 है, इसमें से 292 तो हम लेंगे ब्रिटिश भारत प्रांत से, 4 व्यक्ति लेंगे चीफ कमिश्नरी से, और बेटा 93 व्यक्ति कहाँ से आएंगे, तो हम लोग कहेंगे सर देसी रियासत से, टोटल करोगे 389 हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, ये कैसे आएंगे, तो उन्होंने कहा देखो ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर हम करवाएंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, इस पर हम बात करें। निर्वाचन, हमने कहा ठीक है कि यहाँ क्या होगा, तो इनने कहा भैया कि यहाँ भी हम करवाएंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हमने कहा ये भी ठीक है, और यहाँ क्या होगा, तो इनने बताया कि यहाँ करवाएंगे मनोनयन। अब देखो क्या है, तो इनने ये कहा कि देखो भैया हमें जल्दी संविधान सभा बनानी है, जिससे आपको जल्दी हम रिलीज कर सके, यानी भारत को जल्दी छोड़ दें, इसलिए डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे, टाइम लगेगा। आपके यहाँ ऑलरेडी पहले से प्रांतीय विधानसभा के चुनाव है, एक तरह से विधायक है, वो विधायक जिसे वोट देंगे वो बनेंगे, तो इसलिए विधायक को जनता ने वोट दिया और विधायक संविधान सभा के लोगों को वोट देगा, तो जनता का वोट घूम के गया, इसे बोलते इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो हमें ये बता बेटा रियल में इन दोनों लोगों का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 292 प्लस 4 बराबर 296 लोगों का हमारे यहाँ निर्वाचन हुआ था। और बेटा अगर किसी राजा से कहेंगे चुनाव होगा, तो राजा कहेगा अपने घरे करिए, हाँ ये चुनाव नहीं होगा हमारे यहाँ, जो हम कहेंगे वही होगा। जा वजह से हमारी संविधान सभा का निर्माण निर्वाचन और मनोनयन प्रक्रिया से हुआ। लेकिन हम आपको पूछें कि बताइए कि हमारे संविधान सभा में कितने लोगों का निर्वाचन हुआ, तो बोलोगे 296 लोगों का निर्वाचन। चाहो तो हम 4 चीफ कमिश्नरी बता भी देते हैं। एक दिल्ली था, कर्नाटक का कुर्ग जिला था, अजमेर का बाड़मेर था, और बलूचिस्तान। तो ये बताओ बेटा कितने लोगों का निर्वाचन हुआ, तो हम कहेंगे 296। अब इन 296 में भी क्या हुआ बेटा, तो एक आईएनसी नाम की पार्टी थी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 208 लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के आए। दूसरी जो पार्टी थी उसका नाम था मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के कितने आए बेटा 73, और 15 लोग क्या थे, अन्य थे, जो निर्दलीय और कुछ छोटे दलों से थे। तो 296 में सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती, कांग्रेस। और थोड़ा 296 का क्लासिफिकेशन ही कर ले, तो देखो 296 का जो निर्वाचन हुआ, इन 296 में सांप्रदायिक बात कर लेते हैं। इन 296 में हिंदू यानी सामान्य, सामान्य लोग कितने थे बेटा 213, और इन्हीं 213 में बेटा 26 एससी के और लगभग 33 एसटी के साथ, ठीक है। इसके बाद बेटा मुसलमान कितने थे, तो हम लोग कहेंगे 79। इसके बाद बेटा सिख कितने थे, तो हम लोग कहेंगे सर सिख थे 4। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 213, 79, 4, ये सब मिलाकर 296 हो जाएगा। और अगर हम महिलाओं की बात करें
तो महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो बोलोगे 15। लेकिन ध्यान रहे, जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो 3 सीटें हट गई, इसलिए बाद में महिलाओं की संख्या कितनी रहेगी, 12। इनसे काफी सवाल आते हैं, तो दोबारा सुन। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के अनुसार सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 लोग ब्रिटिश भारत प्रांत के, 4 चीफ कमिश्नरी के, 296 का इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ जो 10 लाख में से एक आ रहे थे, 93 लोग देशी रियासतों से मनोनीत हुए, 296 में पार्टी वाइज विभाजन क्या है, कांग्रेस पार्टी के 208, मुस्लिम लीग के 73, 15 अन्य है। अगर हम सांप्रदायिक विभाजन देखें, सामान्य यानी हम लोग ओवरऑल हिंदू की बात करें, 213 थे, 26 एससी के, 33 एसटी के, और उसके बाद बेटा मुसलमानों की संख्या 79, जिसमें 73 तो मुस्लिम लीग के हैं, और बाकी बेटा जो 6 है वो अन्य दलों से, खासकर कांग्रेस के, 4 सिख थे, और महिलाओं की संख्या 15। जब भारत से पाकिस्तान अलग होता है तो उसके बाद क्या होता है, महिलाओं की संख्या 3 घट जाती है, और हमारे में इकलौती जो मुस्लिम महिला थी वो कौन थी बेटा, बेगम अयाज रसूल, अयाज रसूल। अब देखो संविधान सभा को लेकर एक कंफ्यूजन और है, वो भी खत्म करें। संविधान सभा में कितने लोग थे बेटा, तो हम लोग कहेंगे 389। समय के साथ इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 324, फिर कितनी हो जाएगी बेटा 299, और फिर कितनी होगी 284। लेकिन बार बार कंफ्यूजन ये होता है कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है कि संख्या कम ज्यादा हो रही है। कम ज्यादा वाली बात को बेटा देखो, तो हम ये पूछे संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, तो नो डाउट संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389। लेकिन जब मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देगी तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद, तो बहिष्कार के बाद कितनी रह जाएगी, 324। जब बेटा पाकिस्तान अलग हो जाएगा, पाकिस्तान अलग होगा, तब कितनी रह जाएगी, तो कहेंगे 299। और अंत में जिस दिन संविधान हमने बना के तैयार किया उस पे हस्ताक्षर कितनी लोगों के हैं, तो हम कहेंगे सर हस्ताक्षर हैं केवल 284 लोगों के। इस तरह पूछ ले संविधान सभा में कुल सदस्य, तो बोलेंगे 389, मुस्लिम लीग बहिष्कार के बाद 324, पाकिस्तान विभाजन के बाद 299, हस्ताक्षर किए 284। इस तरह बेटा हमारी जुलाई और अगस्त महीने में संविधान सभा का निर्माण हो गया था। और अब क्या होगा, संविधान का निर्माण। एक एक बात पढ़ रहे, छोड़ कुछ नहीं रहे, बस लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी। आप भरोसा रखो 4.5 और 4 घंटे की क्लास के बाद आप यूपीएसआई के 1700 सवाल करोगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। लेकिन इस क्लास का फायदा तभी है जहां जैसे बताएं वैसे ही करना है। अभी आपको ये और 2-10 मिनट देखनी है, तब हम नए टॉपिक से कहेंगे, वहां रिलैक्स ले लेना। तो चलो संविधान सभा का निर्माण हो गया, अब हेडिंग डालेंगे संविधान का निर्माण। सारे लोग हेडिंग डालोगे बेटा, संविधान का निर्माण, ये सब कुछ नोट्स में मिलेगा। संविधान का निर्माण, हमारा संविधान कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो हुआ क्या, संविधान सभा का निर्माण हमने जुलाई और अगस्त महीने में किया, और अक्टूबर महीने में सारे लोगों को पत्र भेजे गए कि भैया संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, सारे लोग उस बैठक में आकर अपना अहम योगदान संविधान में दें। और जैसे ही बेटा जी वाली बात आई तो सारे लोग अब उसी के मारे फूले नहीं समझ रहे कि हम संविधान बनाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस है, सबको लग रहा है कि यूं गए जे कहेंगे जे नियम बनाओ, सबरे नियम बन जाएंगे, और दूसरे दिन संविधान लेके आएंगे, और खूब लंबी चौड़ी फेंक रहे जो बात सदस्य बने इन्हें की संविधान का जे बाएं हाथ को खेल है, एक दिन आ जाए को, एक आए को, और एक बनाए 3 दिना में संविधान बन जाएगा। बाद में पता चलो 3 नहीं 3 साल लगने वाले हैं। इस तरह संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब, तो हम लोग कहेंगे सर संविधान सभा की हम पहली बैठक करते हैं वो होती है बेटा फर्स्ट मीटिंग, तो हम लोग कहेंगे सर 9 दिसंबर 1940। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई, तो हम लोग कहेंगे सर 9 दिसंबर 1940। और 9 दिसंबर 1940 में प्रॉब्लम तब आई कि हमारे संविधान सभा में कितने लोग उपस्थित हुए, 207। संविधान सभा में आने कितने थे बेटा, तो हम लोग कहेंगे आने थे 389, लगभग 400, आए कितने 207।
अब हमारे संविधान सभा के लोग कंफ्यूज की कहा करें, बनाए कि नहीं बनाए। एक ने कही बनाए ले, दूसरे ने की बनाए तो ले, और हम बनाए के तैयार भाई। कल वे दूसरे वाले आएंगे, वे कहेंगे जी हम ना मान रहे, हम नहीं हटाए। सबन्ने की बात तो सही कह रहे, ठीक। वैसे हमारे गांव में क्रिकेट मैच की बात हुई, कप्तान को बल्ला है बैट, अब 10 लोग आ जाए तो कछु लोग उलाए तो वाले कहेंगे टॉस कर लो। अगर टॉस कर लो जीत गए तो कोई बात नहीं, हार गए तो कप्तान कहेंगे बल्ला हमारे, टॉस दोबारा होएगा, और आज तुम्हारा टॉस दोबारा होएगा तो कल पड़ोसी को होएगा, फिर विवाद रहे। तो सर हुआ क्या, या ये तय किया गया आज हम संविधान में कोई रूल नहीं बनाएंगे। हम कैबिनेट मिशन से कहेंगे भी, पूछेंगे भैया कहीं नहीं आए, अब अगली मीटिंग में तय करेंगे। सबन ने की जे वाली बात तो लिख दो, आज कसूं नहीं है रहा, ये आने वाला समय पूछेगा संविधान सभा की पहली मीटिंग में क्या हुआ। और इसके लिए हमने क्या किया, एक बेटा अस्थाई अध्यक्ष बना। और ये जो अस्थाई अध्यक्ष हैं, ये अस्थाई अध्यक्ष कौन बने, हम लोग कहेंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और बेटा ये सच्चिदानंद सिन्हा बने भारत के संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष। जैसे ही मीटिंग फिनिश हुई तो 4 लोग और, इस तरह टोटल व्यक्ति कितने हो गए बेटा 211। लेकिन पहली मीटिंग में ईमानदारी से काम तो 207 लोगों ने ही किया। अगर कहीं देख लेना ऑप्शन ऐसे आते हैं तो कंफ्यूज मत होना। अब हम 2 दिन बाद मिलेंगे, और जा वाली बात को लेकर बेटा हमने बात कर ली कैसे, तो हम कहेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने देखा कौन नहीं आया, मुस्लिम लीग बात की, मुस्लिम लीग ने क्लियर मना कर दिया अब हम संविधान बनाने में साथ नहीं है। क्यों, क्योंकि भारत सर्वधर्म संपन्न है, सारे धर्मों के लिए है, और हम तो मुसलमानों का देश बना रहे हैं, जहां भारत कह रहा है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, जबकि हम कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे। हमारी सोच ही एक नहीं, तो नियम एक कैसे होंगे। इसलिए फिर कैबिनेट मिशन ने डिसीजन लिया कि आपका संविधान मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, और जिन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा उन क्षेत्रों के लोग संविधान सभा के लोग नहीं माने जाएंगे। इसीलिए मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह गई। हुआ यह, संविधान सभा की अगली मीटिंग हुई, और संविधान सभा की जो अगली मीटिंग हम लोग कर रहे हैं सेकेंड, वो बेटा 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इस 11 दिसंबर 1946 में हमने पहली बार अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बना, और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के बेटा अध्यक्ष बने। और इसके बाद हॉट सीट पे बैठ गए, बाकी लोग बैठे, और कहा गया कि भैया संविधान बनाओ। एक ने कही जे बनाए लो, दूसरे ने की कुछ जे बनेगा तो जे हीरो बन जाएगा, दूसरे ने की जे कतई नहीं बनेगा, तीसरे ने की तो जे बनाए ले, चौथे ने की जे तो मरे मारे पे नहीं बनेगा। अब तो जे भाव बेटा एक हाँ करे तो दूसरो ना, दूसरो हाँ तो तीसरो ना। कुल मिलाए के हमने 2.5 घंटा की बहस में 0 बटा सन्नाटा नियम बनाए। सबन को मूड खराब है, बिरने के अब 2 दिन बाद मिलेंगे। और संविधान सभा की अगली मीटिंग कब की गई तो बोलोगे 13 दिसंबर 1946। और 13 दिसंबर 1946 को जो मीटिंग हुई, अब तो बेटा हर मीटिंग में ही अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होंगे, लिखना ही नहीं है। आधे घंटा वही किया जो दूसरी में किया, और आधे घंटा बाद JL नेहरू खड़े हुए, जिन्हें हम जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, और JL नेहरू ने संबोधन किया। संबोधन करके जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हम ऐसे संविधान नहीं बना पाए। सारे लोगों को लगा तो खुद को होशियार समझ रहे हैं कि नहीं, हम जो बताओ कर क्या रहे हैं, संविधान बनाएंगे। संविधान में क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे। नियम में जे ना पता तो इन्हें कही हमारे उद्देश्य ही क्लियर नहीं, सबन ने की क्लियर नहीं है तो तुम कर दे। और जा चक्कर में फिर नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव बेटा पारित किए, और यही आज प्रियम्बल बन गई है प्रस्तावना। और हम सारे लोग आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म की स्वतंत्रता इत्यादि। कुल मिलाकर यह इनने बताया कि हम क्या करेंगे। पहली बात, संविधान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हम भारत के लोग। संविधान कौन बना रहा है, भारत के लोग। और किसके लिए, भारत को। हम भारत के लोग, जाको मतलब है तुम विरोध मत करो, काऊ को नाम नहीं लिखो जाएगा, कोई हीरो नहीं बनना। आगे पूछेंगे संविधान किसने बनाया, तो मैं यही कहूंगा संविधान सभा के लोगों ने
क्योंकि इन्हें 40 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा। पहले ही हम 389 या 324 या 299 लोग हों, लेकिन हमें रियल में 40 करोड़ लोगों ने भेजा है। हम एक आदमी अपनी व्यक्तिगत भावना नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम 10 लाख लोगों में से आए, तो हमारी ऊपर जिम्मेदारी 10 लाख लोगों की है। हमारा देश बनेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, खुद का मुखिया, खुद का स्वामी, खुद का राजा। आज से पहले ब्रिटेन के बने नियम भारत में लागू होते थे, लेकिन अब भारत में वही नियम लागू होंगे जो हम बनाएंगे। लोकतांत्रिक होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, और ऐसा एक गणराज्य बनाएंगे अपने देश को। सारे लोगों को लगा यार बेस्ट बात है, लेकिन अगर जे को मान ली तो नेहरू जी हीरो बन जाएंगे। और जा वजह से तीसरी मीटिंग वाली बात को हमने बेटा नहीं माना। बाद में इसी बात को हम चाहते तो वोटिंग करवा के इसमें नेहरू जी जीत जाते, लेकिन विवाद उत्पन्न होता, ज्यादा लोग खाते, बाद में नेहरू जी की बात में हमारे बाबा ने नहीं करी, अपना मान रहे। हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत है, लेट बनाया लेकिन दुरुस्त बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में सर्वसहमति से डिसीजन पास हुए, कभी भी वोटिंग नहीं करवाई। और होता क्या है, हम लोग कहेंगे डेट आई 22 जनवरी 1947, और 22 जनवरी 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव हमने क्या किए बेटा, सर्वसहमति से और सर्वसहमति से अपनाए। तब जाके संविधान सभा ने कहा कि हाँ अब भारत को संविधान देंगे, अब संविधान देंगे। तो पूछ ले, कब संविधान सभा ने कहा था कि अब हम भारत को संविधान देंगे? कॉन्फिडेंस आया 22 जनवरी 1947। ईमानदारी से संविधान का निर्माण 47 से शुरू होता है। हुआ ये, इसके बाद हमने तय किया, देखो अभी हम लोगों का क्या है, ज्यादा लोग एक नियम पे बात करेंगे, लड़ेंगे, अनुभव है नहीं, तो हम दुनिया में फैल जाते, पूरे विश्व में फैल जाते, और वहां से अच्छे अच्छे नियम बना के ले आएंगे, बाद में चर्चा करेंगे, गलत होगा हटाएंगे, अच्छे होगा रहेगा। और इसके लिए हमने अपने संविधान में क्या बनाई बेटा, कमेटी, समिति। और कितनी समिति बनाई, तो हम लोग कहेंगे सर 8 बड़ी और लगभग 14 से 15, जैसा ऑप्शन मिले। यूपीएसआई में हमेशा 15 आता है। टोटल समिति बनाई कितनी बेटा, हम लोग कहेंगे 23। और इस तरह से क्या है, इन समितियों के माध्यम से नियम बनाए गए और बाद में संविधान के 3 वाचन के द्वारा हमने लागू किया। अंततः होता क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर अंततः 2 साल 11 महीना 18 दिन की निर्माण प्रक्रिया के बाद बेटा लगे 2 साल 11 महीना 18 दिन, भारत का एक संविधान बनकर तैयार हुआ। और ये जो संविधान बन के तैयार होता है सर, ये कब होता है, तो हम कहेंगे 26 नवंबर 1949। सवाल ये है ऐसा क्या बनाया जो इतना लंबा तैयार हुआ, तो पता चला इसमें बेटा हमने एक प्रस्तावना बनाई। बेटा हम लोगों ने इसमें 22 भाग बनाए। बेटा हम लोगों ने इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल, और हम लोगों ने इसमें 8 अनुसूची बनाई, यानी हम लोगों ने इसमें बनाई बेटा 8 शेड्यूल। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना भारत का संविधान। सारे लोगों ने कहा देखो अब बन गए, अब बस सांस ना लई पर रही, लागू कर दो। लेकिन आधे लोगों ने कहा नहीं आज नहीं करेंगे। क्यों आज करेंगे, हम भूल रहे हैं 26 जनवरी। सबन ने की अब 26 जनवरी को कहा रोल है, हमने बताया कि देखो हम लोग आजाद हुए हैं 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो हम सारे लोग 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और जबकि तुम याद हो आज जो कुछ भी हम हैं वो 26 जनवरी 1930 के कारण है। ये हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस था, ये तो हमारे कंट्रोल में था नहीं क्योंकि अंग्रेज से हुए। अगर बेटा हम 26 जनवरी नहीं होता 30 वाला, तो आज हम ऐसे कंडीशन में नहीं होते। इसलिए अब संविधान कब लागू होगा, 26 जनवरी। और 26 जनवरी को लागू होगा तो फिर अगली 26 जनवरी कब आएगी, तो हम लोग कहेंगे वो 1950 में आएगी। इसलिए भारत का संविधान लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950। बन के तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949। इस पे कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए, 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए। पहला हस्ताक्षर किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और अंतिम किसने किया, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। दूसरी बात ये भी याद रखेंगे कि ये जो संविधान 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ, इसे मूल संविधान कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मूल संविधान। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 26 नवंबर को ही हम विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें करें, यहाँ से आप लोग विश्राम लोगे। हमारे संविधान सभा के बेटा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सारे लोग जानते, सच्चिदानंद सिंह। हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने बेटा, राजेंद्र प्रसाद।
हमारी संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, एक SC मुखर्जी और TT कृष्णमाचारी थे। ये आते हैं, याद कर लेना। संविधान सभा का सचिव कौन बना? HBR अयंगर। संविधान के मुख्य प्रारूप कौन थे? तो हम कहेंगे HL मुखर्जी। संविधान सभा को हस्तलिखित किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने। और इनने किसमें लिखा है? इटैलिक शैली में, यानी अंग्रेजी में। तो हिंदी संस्करण किसने लिखा? तो संविधान का हिंदी संस्करण वसंत कुमार वैद ने लिखा। किसने? वसंत कुमार वैद। और हमारे 2 संस्करण लिखे गए थे। ठीक है। संविधान का प्रतीक क्या था? हाथी की मोहर को अपनाया। खर्चा कितना आया? 84 लाख। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। और ये BN राव संवैधानिक सलाहकार जरूर थे, लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। आजकल अम्बेडकर जी और इनको लेकर, दोनों ही को लेकर विवाद है। बहुत महान व्यक्ति थे हम लोग। खास बात इतना समझ लो, BN राव और BR अम्बेडकर ने भारत का संविधान क्यों बनवाया? क्योंकि हम लोग लड़े ना। दुर्भाग्य जे हम बिन कोई लेके लड़ रहे, शर्म करें चाहिए है। थोड़े से और आगे आए। संविधान जो है ना, उसकी सजावट कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के 24 लोगों ने की थी। संविधान का 3 बार वाचन किया गया। देखेंगे आगे कैसे किया गया। संविधान में कितने अधिवेशन हुए? तो हम कहेंगे सर, संविधान के निर्माण में तो सर 11 होते हैं, लेकिन टोटल अधिवेशन कितने हुए? 12। क्योंकि संविधान का निर्माण कब हुआ? 26 नवंबर 1949। और संविधान की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। तो 24 में बना कुछ नहीं, लेकिन है तो अधिवेशन। इसलिए टोटल अधिवेशन कितने हुए? तो हम लोग कहेंगे 12। आगे इस पे बात करेंगे। संविधान की सबसे खास बात, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, आगे इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। संविधान बन चुका है। अब होते हैं छोटे छोटे टॉपिक शुरू। 1 मिनट का हम लोग देते हैं विश्राम। 1 मिनट में पानी वानी पियो और हम लोग अपनी क्लास करते कंटिन्यू। जिन लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक, अब वो क्या कर सकते हैं बेटा? अगर कैपेसिटी बचे तो आगे पढ़ो, नहीं कल पढ़ना, जाओ टेलीग्राम पे। लेकिन ये है, इतना पढ़ लिया ना, इससे 150 सवाल बने। 150 सवाल जही से बनेंगे, आए हैं लगाएंगे, टेंशन मत लो। कल से 7 से 8 लाइव 3 बार वाचन करवाया, और वो भी प्रारूप समिति के सामने। किसके सामने बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर प्रारूप समिति के सामने। जो संविधान का पहला वाचन होता है, फर्स्ट, वो कब होता है बेटा? हम लोग कहेंगे सर 4 नवंबर 1948 से लेकर और 9 नवंबर 1948 तक गया। इसके बाद क्या हुआ बेटा? सेकंड वाचन हुआ। और ये जो हमारा सेकंड वाचन होता है, ये कब होता है? तो हम लोग कहेंगे सर सेकंड वाचन होता है आपका 15 नवंबर 1948 से लेकर, और ये आपका जाता है बेटा 17 अक्टूबर 1948। और अंतिम वाचन हम जो करवाते हैं वो कौन सा होता है बेटा? थर्ड। और ये थर्ड वाचन कब हुआ? हम लोग कहेंगे 14 नवंबर 1948 से लेकर, और कहाँ तक जाएगा? 26 नवंबर 1948। अच्छा, अब हमें समझ में आएगा कि BR अम्बेडकर की वैल्यू क्या थी। अभी तक हम बात कर रहे हैं ना कि BR अम्बेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है। समझ में आता था कि BR अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। सर आपने कल कहा कि संविधान तो लिखा ही नहीं है, वो तो प्रेम बिहारी नारायण रायजाद नाम के व्यक्ति ने लिखा था। उसका हिंदी लेखन किसके द्वारा किया गया? वसंत कुमार वैद के द्वारा किया गया। तो BR अम्बेडकर ने क्या किया? उससे भी बड़ा काम। और उससे बड़ा काम क्या था? तो BR अम्बेडकर की प्रारूप समिति के सामने ये संविधान के 3 वाचन करवाए, और इन 3 वाचन में BR अम्बेडकर ने क्या किया? तर्क के आधार पर जितने गलत अनुच्छेद थे, जिनके अनुच्छेदों का दुष्प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ना था, इतने अनुच्छेदों को रिजेक्ट करवाया। और लगभग हमारे संविधान से 7000 से ज्यादा अनुच्छेद जो थे वो डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए, उन्हें जगह ही नहीं मिली। अगर ये 7000 अनुच्छेद आते, क्योंकि कल हमने पढ़ा आर्टिकल कितने थे? 395, और 7000 और आ जाते तो संविधान खिचड़ी हो जाता। तो हमारे संविधान को जो खूबसूरत बनवाया है वो किसने बनवाया है? तो हम कहेंगे सर BR अम्बेडकर। और इसीलिए BR अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान का जनक और जननी, माता और पिता। जैसे एक बच्चे को उसके माता और पिता अच्छे संस्कार देकर और उसे सभ्य और अच्छा बनाते हैं, ठीक वैसे ही BR अम्बेडकर ने हमारे संविधान को खूबसूरत बनवाया। और हम सारे लोग जानते हैं कि वो भी भारत के महानतम लोगों में से एक थे। और नो डाउट कोई विवाद नहीं है कि BR अम्बेडकर और बाकी सारे लोग ही हमारे लिए महापुरुष थे। और BR अम्बेडकर को हम संविधान का जनक कह सकते हैं, क्योंकि एहसान है उस 7000 अनुच्छेदों को जिस प्रकार से BR अम्बेडकर ने हटवाया, ये कोई और नहीं कर सकता था। ठीक है,
तो लास्ट हम लोगों ने क्या देखा सर, हमारा संविधान बनके जो तैयार हुआ वही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और क्या तैयार हुआ, तो हमें पता चला सर हमारे संविधान में एक प्रस्तावना बनी जिसे हम प्रियम्बल कहते थे। हमारे संविधान में बेटा 22 भाग बने जिसे हम लोग बेटा पार्ट कहते हैं। हमारे संविधान में 395 आर्टिकल बने जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। और हमारे संविधान में 8 अनुसूची बनी जिन्हें हम शेड्यूल कहते हैं। बस यही टॉपिक थोड़ा बड़ा था, अब तो 15-15 20-20 मिनट में टॉपिक खत्म होंगे, टेंशन लेना नहीं है। ये समझ लो कि आप 1800 समथिंग सवाल लगाओगे, 1700 कुछ सवाल, ठीक है। सवाल ये है क्या ये भी है, तो हम लोग कहेंगे आज ये नहीं है, क्योंकि हमने जब संविधान बनाया तो हमारे संविधान में एक विवाद था कि आज हम कितना भी बढ़िया बना लें, समय की मांग होगी कि हमें अपने आप को बदलना है। और क्या उस समय हमारे संविधान को बदलने की कोई प्रक्रिया है? आज हम कितना भी बढ़िया बनाए, समय के साथ अपडेट नहीं होगी। अगर समय के साथ नहीं बदले तो समय बहुत कुछ बदल देगा। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लगता है कि संविधान में कुछ कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए हम संशोधन कर सकते हैं। अब ये सब कुछ कैसे होता है आगे पढ़ेंगे। और आज तक हमने अपने संविधान में कितने संशोधन कर लिए बेटा 2025 तक? 106। और वर्तमान में कहानी क्या है सर, एक प्रस्तावना है हमारे संविधान में, 22 की जगह कितने भाग हो गए 25, आर्टिकल कितने हो गए 465 और अनुसूची कितनी होगी 12। तो हम कहें वर्तमान संविधान में कितने भाग क्या क्या है, तो बोलोगे वर्तमान में एक प्रस्तावना, 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। लेकिन मूल संविधान में क्या क्या था बेटा? ये जब इसी संविधान को हम लागू करने वाले थे तो बताया गया कि भैया आज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 26 जनवरी 1950 को यादगार बनवाना था। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये वाली बात तो कहीं लिखनी होगी, और हमने ये बात 2 जगह लिखी। पहली कहाँ लिखी है बेटा? प्रस्तावना। अभी हम जस्ट प्रस्तावना पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। उसमें लिखा है आज 26 जनवरी सॉरी अपनी संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को हम अपने संविधान को अधिकृत, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। और यही बात हमने कहा लिखी? आर्टिकल नंबर 394। और आर्टिकल 394 में लिखा गया कि आज अपने 15 अनुच्छेद, कितने बेटा? तो 15 आर्टिकल तो हम लागू कर रहे हैं, बाकी संविधान स्वतः लागू होगा कब? तो हम कहेंगे 26 जनवरी। और अगला 26 जनवरी कब आएगा? 1950। कब आएगा? 1950। इस तरह हमारे संविधान का आंशिक भाग, थोड़ा सा भाग कब लागू हो गया? तो हम लोगों ने देखा सर 26 नवंबर 1949 को इसमें 15 अनुच्छेद लागू हुए, और बाकी पूरा भाग कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। चलो, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब हम लोग बढ़ जाते हैं। अब विविध के कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे हमने समिति बनाई। सर कितनी बनाई? लगभग 23 समिति बनाई, 8 बड़ी 14 से 15 छोटी समिति थी। तो समितियों के बारे में पूछ लेगा। दूसरा क्या पूछेगा बेटा? किस देश से कौन कौन सी चीजें ली? ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हम लोग आगे क्लासिफाई करते हैं और फिर आगे। तो चलो हम लोग पढ़ जाते हैं आगे और हेडिंग डालेंगे संविधान की प्रमुख समिति एवं उनके अध्यक्ष। हमारे संविधान की जो महत्वपूर्ण समिति है और उनके अध्यक्ष कौन है, ये बहुत छोटे टॉपिक है, लेकिन सवाल अच्छे आते हैं और बढ़िया सवाल आते हैं, ज्यादा सवाल आते हैं। कल यानी 15 अगस्त है और परसों यानी 16 अगस्त से हम क्या करेंगे बेटा? तो हम लोग PYQ लगाना शुरू कर देंगे और प्रतिदिन मिलेंगे 7 से 8। और इसमें PYQ होंगे UPSI के। अब ये नहीं है कि UPSI के तो बाकी लोगों के लिए नहीं, अगर SI लेवल में सवाल नहीं छूट रहा है तो बाकी किसी में छूट ही नहीं सकता। अगर इसे लगा दिया तो ऐसे समझो एकदम लाइव झिंगा लाला। हाँ, चलो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। तो संविधान में बेटा जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष तो हम कहेंगे वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन बने? तो हम लोग कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की परामर्श तो अभी हमने देख ही लिया था। इसकी 2 उपसमिति और बनी थी, एक मौलिक अधिकार उपसमिति बनी थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी और एक अल्पसंख्यक उपसमिति बनी थी जिसके SC मुखर्जी। एक बार हम समझाएं फिर आगे। हुआ जी कि जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को दिए, उन्हें 22 जनवरी 1947 में सर्वसहमति से अपनाया।
जब अपनाया तो हम लोगों ने कहा अगर इतने सारे लोग एक ही बात पे काम करेंगे ना तो विवाद होगा। जैसे गांव में हमारे घर में 10 लोग हैं, अब 10 लोग गांव रहेंगे तो लड़ाई होगी। बढ़िया जे हम दुनिया भर में फैल जाए, अलग अलग नौकरी कमाए करें और खूब सारा पैसा कमाएंगे। होली दिवाली जब मिलेंगे तो खुशी से मिलेंगी और कोई बात होगी तो बैठ के डिस्कस होगा। हमने डिसाइड किया हम दुनिया के देशों में फैल जाएंगे, वहां से अच्छे अच्छे नियम बनाएंगे, नियम लेके आएंगे और बाद में उन पे डिस्कस करके लागू कर देंगे, जो कि अभी बताया 3 वाचन में हुआ था। तो ऐसे याद करना इन कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कुछ नहीं है, ये बताओ राजेंद्र प्रसाद कौन थे, देश के पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होता है, देश का राजा। तो देश का संचालन कौन करेगा, राष्ट्रपति। और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तो संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, संघ को मतलब होता है 7 और 7 को करवाता है पंडित जी और पंडित जी को है नेहरू। तो जहां जहां संघ शब्द मिल जाए, बाकी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा ये बताओ हमारा जो देश था ना वो आजादी के समय 565 बड़ी बड़ी रियासतों में डिवाइड था और इस पूरे प्रांत को एक किसने किया है, वल्लभ भाई पटेल। और उनके साथ सचिव कौन थे, तो हम लोग कहेंगे बीपी मेनन। इसलिए प्रांतीय संविधान प्रांतों को एक किसने किया, वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी अभी पढ़ेंगे, अध्यक्ष कौन है, बी आर अम्बेडकर, जिसके कारण इन्हें संविधान सभा का या संविधान का जनक कहा गया। हमें जो बता परामर्श कौन से ले, जिनने एक करवाए, एक पुण्य करवाए पटेल साहब ने, तो परामर्श किनसे लेंगे, पटेल से। ठीक है, या राष्ट्रीय ध्वज समिति, तदर्थ समिति, या इसी को कहते हैं नियम समिति। और इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे, तो हम राजेंद्र प्रसाद। तो जे बता बेटा झंडा को फहराएगो राष्ट्रपति, नियम को बनाएगो राष्ट्रपति, तदर्थ नियम को बनाएगो राष्ट्रपति। यहां तक हो गया। और आ जाए मौलिक अधिकारों की 2 उपसमिति हैं, छोड़ो 2 3 4 समिति और पढ़ लो। एक बेटा है राज्यों की समिति, राज्यों की समिति। इस राज्यों की समिति के अध्यक्ष कौन बने, पंडित नेहरू। तुझे बता पंडित जी तो नामकरण करेंगे, हमारे मध्य प्रदेश को नामकरण पुण्य करो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए जवाहरलाल नेहरू। दूसरों का है बेटा, तो एक याद रखियो, प्रारूप तो करवा दिया, एक याद रखेंगे बेटा, प्रत्यक्ष पत्र समिति। और इस प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे, ए के स्वामी अय्यर। ए के स्वामी अय्यर यानी अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर। और एक और याद रखना, हाउस कमेटी। हाउस कमेटी, हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हम लोग कहेंगे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। ये बेटा देखो विविध है, याद करना पड़ेगा। और याद रखेंगे झंडा समिति के अध्यक्ष तो कौन थे, हम लोग कहेंगे राजेंद्र प्रसाद। लेकिन झंडा उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। तो समिति हो गई, पहला काम। अब ध्यान से सुनो क्या है, एक समिति हम इसमें पढ़ेंगे, प्रारूप समिति। तो यही वीडियो पुश कर दो और इस समिति को 3 बार पढ़ो, क्योंकि यहाँ से सवाल 101% आता है। विविध है, याद सुनी करने। संचालन को करेगा राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। संघ आ जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है गए। ठीक है, बाकी बात प्रांतन को एक पुण्य करवाओ पटेल साहब ने, तो पटेल साहब है गए। संविधान को रूप कुन्य बनाओ, जाको जनक होंगे, जनक बी आर अम्बेडकर है। मौलिक अधिकार हमें कुन्य दिलवाए पटेल साहब ने। अच्छी सलाह को दे रहा हुआ है, जो एक कर रहा हुआ है, एक पुण्य करे पटेल साहब ने। झंडा को फहराएगो राष्ट्रपति, नियम को बनाएगो राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति को है राजेंद्र प्रसाद है। और बाकी बात 2 उपसमिति हैं। क्या यहाँ तक हो जाएगा, चल। तो अब हेडिंग डालो प्रारूप समिति। थोड़ा सा हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ लेते हैं और प्रारूप समिति के बारे में आगे बढ़ते हैं, यहीं से सवाल आएगा। अब देखो थोड़ा बिया, पहले तो हम ये देख लें प्रारूप समिति का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। हुआ क्या, हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे, हम सारे लोग जानते, बी एन राव। और बी एन राव क्या होते हैं बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद के पास आते हैं। और राजेंद्र प्रसाद को एक बात समझाई, कब, जब समितियों का निर्माण हो गया, क्योंकि अध्यक्ष थे। तो इनसे कहा कि देखो अगर हमें सफल होना है तो एक दोस्त चाहिए, बहुत ज्यादा सफल होना है तो एक दुश्मन चाहिए, जो हमें कमी निकाले और हम सुधार करते जाए। और जो दुश्मन वाला रोल है वो एक ही व्यक्ति प्ले कर सकता है, जिसका नाम क्या है, बी आर अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा कि देखो हम कुछ भी कर लें, वो कौन कर सकते हैं, बी आर अम्बेडकर। हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ कमियां तो रहेंगी जो कि हमें पता ही नहीं लगेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो निडर हो, जो योग्य हो, तर्क के आधार पर नियमों को प्रूफ कर पाए, ये गलत है, ये सही है, इसका इफेक्ट ये और साइड इफेक्ट ये। और पूरे भारत में ऐसा एक ही व्यक्ति है जिसका बी आर अम्बेडकर।
इसलिए हमें लगता है कि हम जो प्रारूप समिति बनाए, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए? बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरा खेल हो चुका है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से बी आर अम्बेडकर की जो एक छवि थी वो एक दलित नेता के रूप में थी, क्योंकि बी आर अम्बेडकर तो भारत का गौरव थे। इसलिए ज्यादातर क्या हुआ, जो गोलमेज सम्मेलन हुए, उन सारे सम्मेलन में जब कांग्रेस ने बाइकआउट किया तो तीनों सम्मेलन में कौन गए? बी आर अम्बेडकर। और जब बी आर अम्बेडकर गए तो लोगों को लगा कि मुस्लिम लीग का पक्ष लेने वाला व्यक्ति है, इसलिए अगर जो हमारी संविधान सभा में आएंगे ना तो संविधान सभा में विवाद होगा। और होता यह है, जो हमारी बेटा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा था उसमें बी आर अम्बेडकर पहले कहां से लड़े? बंबई से, और बंबई से इनको चुनाव लोगों ने हरा दिया। इसलिए बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य थे नहीं, लेकिन उन्होंने संविधान सभा के रूप में पहला चुनाव कहां से लड़ा? बंबई से। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ? मुस्लिम लीग समझ गई अगर बी आर अम्बेडकर नहीं होंगे ना तो लगभग 80% भारत एक हो जाएगा, और भारत एक हुआ तो पाकिस्तान विभाजन नहीं हो पाएगा। इसलिए इनका चुनाव करवा दिया गया। कहां से? तो हम लोग कहेंगे पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल का ये वो इलाका था जो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था, तो बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ? पश्चिम बंगाल से। लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, जब मुस्लिम लीग का बहिष्कार हुआ तो कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि यह संविधान मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा उन क्षेत्रों के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं होंगे। इसलिए ये पश्चिम बंगाल की जो सीट थी वो खत्म कर दी गई, और बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान सभा के सदस्य थे ही नहीं। अब राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा कि अगर हम इन्हें बनाएंगे तो विवाद होगा, हर व्यक्ति कहेगा हमें बनाओ हमें बनाओ हमें बनाओ। बी आर अम्बेडकर के बारे में यही वी एन राव ने सुझाव दिया, अगर संविधान को अच्छा बनाना है तो बी आर अम्बेडकर को लेना पड़ेगा। अब बताओ, आज हम और आप इन बी एन राव और बी आर अम्बेडकर के लिए लड़ रहे हैं। एक पक्ष बी एन राव को गाली दे रहा है, एक पक्ष बी आर अम्बेडकर को गाली दे रहा है, जबकि दोनों कितने महान नेता थे। बी एन राव दावा कर रहे हैं जब तक अम्बेडकर नहीं आएंगे संविधान नहीं बनेगा, और जब संविधान बन जाता है तब बी आर अम्बेडकर कहते हैं सारे लोग श्रेय देंगे कि भारत का संविधान अम्बेडकर जी के द्वारा बनवाया गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अम्बेडकर का संविधान का निर्माण बी एन राव के द्वारा संभव नहीं था, इनका भी इसमें श्रेय है। इनने कच्चा मसौदा तैयार किया। ये दोनों वो व्यक्ति थे जो देश के लिए ऐसा काम करना चाहते थे जिसमें देश ना लड़े। आज दुर्भाग्य है कि हम दोनों को लेकर लड़ रहे हैं और केवल राजनीतिक फायदे के लिए। बी आर अम्बेडकर को हर व्यक्ति मानता है और बी एन राव को भी मानता है, किसी की दुश्मनी नहीं है। हम अशफाक उल्लाह खां से लेके राम प्रसाद बिस्मिल और उसके बाद गांधी जी से लेके सुभाष चंद्र, वो सबको मानते हैं। भाई इन दोनों को मानने में कहाँ समस्या है? चलो खैर आगे। तो बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं है। बाद में इनके साथ मीटिंग की और राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हम आपको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सोच रहे हैं आप किसी एक जगह से चुनाव लड़ जाओ और वहां से हम आपका उपचुनाव करवा रहे हैं। बी आर अम्बेडकर समझ गए कि भैया इनकी गज है, तब बुलाए के जी कर रहे हैं। बिन्ने की देखो आयवे को तैयार है, योगदान देवे को तैयार है, लेकिन चुनाव वहीं से लड़ेंगे जिनसे हरवाए। तुम्हें जान के हैरानी होगी, इस बंबई वाले इलाके से जो बंदा जीता उसका इस्तीफा दिलवाया, उपचुनाव करवाया और बी आर अम्बेडकर की एंट्री हुई संविधान की सभा में। तो बी आर अम्बेडकर का पहला निर्वाचन पश्चिम बंगाल से और दूसरा निर्वाचन कहां से हुआ? बंबई से। इधर प्रारूप समिति का निर्माण कब किया गया? हम लोग कहेंगे सर जो प्रारूप समिति है उसका निर्माण होता है कब? हम लोग कहेंगे सर 29 अगस्त। इस डेट को विशेष याद रखना। और 29 अगस्त में कब हुआ? तो हम लोग कहेंगे सर 1947। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो हम लोग कहेंगे लिखाइए, बी आर अम्बेडकर को इसका क्या बना दिया? अध्यक्ष। लेकिन कब बनाया बेटा? तो याद रहे 30 अगस्त को 1947 जब पहली मीटिंग हुई। और हमारे संविधान में अभी हमने बात की कितने अधिवेशन हुए? तो हम लोगों ने कहा कुल 12, 15 में 11। तो कौन सा ये अधिवेशन था? 5वां अधिवेशन था। तो हम पूछ रहे प्रारूप समिति के कौन से अधिवेशन में इसका निर्माण हुआ? 5वें अधिवेशन में। इसमें कितने व्यक्ति थे बेटा? तो हम लोग कहेंगे 7। इन 7 के नाम याद रखना है, इसके अलावा किसी का नाम याद नहीं रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? बी आर अम्बेडकर। एक सदस्य कौन थे? ई के स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर। ये वही है जो प्रत्यक्ष पत्र यानी जिसे हम लोग प्रूफिंग कमेटी बोलते उसके अध्यक्ष थे। एन माधव राव हुआ करते थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी और टी टी कृष्णमाचारी
ये सारे लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के 2-3 नाम है। इसी प्रारूप समिति को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसी को क्या कहते हैं बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, या इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। लेखन समिति। हमें लग रहा है आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए। बी.आर. अम्बेडकर में 2 बातें याद रखो, ये मध्य प्रदेश के मऊ जिले से थे। बी.आर. अम्बेडकर का पहला निर्वाचन कहाँ से हुआ, पश्चिम बंगाल, दूसरा निर्वाचन बंबई। प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ, 29 अगस्त 47 को। पहली मीटिंग हुई 30 अगस्त 47 को। अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर, कितने लोग थे, 7। अधिवेशन 12 वाले में से कौन सा था, 5। तो समितियों की कहानी बेटा होती है खत्म। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, महत्वपूर्ण देशों से ली गई चीजें। अब अभी हमने कहा था कि हमने कई देशों का अध्ययन किया, इनमें से कितने देशों से अपने संविधान में चीजें ली हैं, 10। तो पूछ रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माण में कितने देशों का सहयोग रहा है, तो बोलेंगे 10। इनको हम ट्रिक से याद भले ही करा देंगे, लेकिन विविध है। तो हम फिर कह रहे हैं, आपसे हमने कल कहा था कैसे पढ़ना है। आप यहाँ स्टॉप करिए, वीडियो बंद कर दो, प्रारूप समिति वाला यानी कमेटी वाला कम से कम 5 बार रिवीजन कर लो, नोट्स पढ़ लो और फिर से शुरू कर देना है। तो हम लोग इसी को आगे बढ़ाएं और फिर अपन संविधान के हिस्से पे आते हैं। महत्वपूर्ण देशों से ली गई चीजें, कितने देशों से ली है बेटा, 10। किस किस से क्या क्या लिया है, जैसे याद करवाए वैसे कर। तो सबसे पहली बात तो ये है सर, हमने जापान से क्या है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी जापान से हमने लिया है कि हम जो कुछ भी करेंगे उसके लिए विधि को स्थापित करेंगे, यानी हम काम बाद में करेंगे, पहले उसका एक कानून बना लेंगे। जैसे हाल ही में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया, तो हमने डायरेक्ट नहीं दिया, उसके लिए हमने क्या किया बेटा, पहले संशोधन करवाया, 103वां संविधान संशोधन हुआ, आर्टिकल 15 और 16 में आर्थिक शब्द जोड़ा, तब किया। तो पहली बात, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया याद कैसे होगा, तो देखो याद ऐसे होगा, ये जो जापान है ना, इस जापान की राजधानी क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर जापान की राजधानी है टोक्यो। तो जापान ने एक विधि बनाई, का स्थापित करी कि जब को पान खायरा हुए तो टोक्यो मत। तो पहले तो याद होगा, जब को पान खायरा हुए तो टोक्यो मत, काय मत टोक्यो निकल पड़ेगा। और ऐसी विधि स्थापित करी है, तो विधि स्थापित किसने करी है, जापान ने। तो विधि स्थापित करी यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखो बेटा, ब्रिटेन से 3 चीजें ली, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, विधि का शासन यानी कानून का शासन होगा, और तीसरा संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में हमने द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था ली है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, याद कैसे होगा। एकल नागरिकता का मतलब हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, जो व्यक्ति भारत का है वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता, और जो दूसरे का है वो भारत को चाहिए। विधि का शासन हमारे यहाँ कानून का शासन होगा, संविधान का शासन होगा, व्यक्ति का नहीं होगा। तीसरा है संसदीय शासन प्रणाली, संसद कैसे काम करेगी, और हमारे देश का संचालन संसद करती है। आज पीएम है वो संसद से आएगा, गृह मंत्री से लेके जितने भी मंत्री हैं वो सब संसद से ही बनेंगे। तो हमारे देश का शासन कौन चलाएगी, संसद। ठीक है सर, देखो याद क्या होगा, ब्रिटेन को तुम थोड़ा बना ले, ब्रिटानिया बिस्किट। याद क्या होगा, एक विधि नाम की लड़की थी, संसद में अकेले अकेले ब्रिटानिया बिस्किट काट, विधि नाम की लड़की, विधि का शासन, संसद में संसदीय शासन प्रणाली, अकेले अकेले एकल नागरिकता, ब्रिटानिया बिस्किट खाती, तो तुमको आएगा बेटा ब्रिटेन। ठीक है, अब आ जा जर्म। अब चूंकि हम यूपीएसआई में हिंदी भी पढ़ेंगे, जर्म का मतलब हिंदी में क्या होता है बेटा, कीड़ा। और आजकल बरसात का मौसम है, अगर तुम पात में लेट जाओगे, काली रात हो गई, तो क्या होंगे, कीड़ा उड़ेंगे। लेकिन बेटा चाहे कितने लेट राष्ट्रपति चले जाए, बिन को इतनी शक्ति है कि बिन की वीआईपी व्यवस्था होगी। जर्म मतलब कीड़ा, कीड़ा कभी आएंगे, जब पात में आओ, तो आपातकालीन। लेकिन कुन की पात में कीड़ा नहीं आएंगे, राष्ट्रपति के में। और जर्म का मतलब कीड़ा, तो जर्मन। अफ्रीका से क्या लिया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो हम सब जानते हैं हमारे संविधान में संशोधन कैसे होता है। संविधान के भाग 20 में लिखा है, आर्टिकल नंबर 368 है, संविधान में नई चीज बढ़ा भी सकते हैं और दूसरी चीज को हटा भी सकते हैं। आज तक हमने अपने संविधान में 106 संविधान संशोधन किए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पूरा टॉपिक है। सीधी बात ये है, आदमी सलाह फ्री में देते हैं कि जे बदल दो, जे बदल दो, जे बदल दो। तो फ्री में तुम्हें कहाँ मिलेगी, बदलवे की सलाह, बदलवे को बोलते हैं संशोधन। ठीक है, और चाहे कौन सी सभा हो राज्य में, बिनको निर्वाचन वे कैसे बनेंगे जी। तो हमारे यहाँ राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है,
हम बोलेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन से जो विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, और विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इसे हम सेकंड हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा रूस। रूस से लिए हैं मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श। तो देखो हुआ क्या है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। मौलिक कर्तव्य का मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी हमारे हमारे देश के प्रति कर्तव्य क्या है। आगे हम पढ़ेंगे इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और हम सारे लोग जानते हैं संविधान के भाग 4A में आर्टिकल नंबर 51A में वर्तमान में कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है। 76 में जोड़े गए तब कितने थे, 10 थे। किसके कहने पर, सरदार स्वर्ण सिंह के कहने पर। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अब ये सब कुछ हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। याद रखना है तो ऐसे रख ले, रूस, रूस को ऐसे कर ले रूसी। तुम्हारे रूसी डेंड्रफ कभी नहीं होएगा, तो हम कहेंगे जब हमारा कर्तव्य हम रोज नहाएंगे। ठीक है, और अगर तुम रोज नहाओगे तो अपने संग का कर पाओगे, न्याय कर पाओगे। तो प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। कनाडा से संघात्मक विशेषता और राज्यपाल की नियुक्ति। देखो संघात्मक विशेषता क्या है, अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया नाम का जो भारत देश है वो राज्यों का एक संघ है। ठीक है सर। अब ये जो इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, वो राज्यों का संघ तो है, लेकिन किसी भी राज्य को भारत के केंद्र से अलग होने की इजाजत नहीं है। इसलिए हमारे देश को हम संघात्मक व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में राज्यों का विभाजन हो सकता है। पहले 14 राज्य थे, फिर 29 हुए, आज 28 हैं, कल हो सकता है 40 हो जाए, लेकिन भारत एक था, भारत एक है, भारत एक रहेगा। तो इसमें शक्तिशाली केंद्र को बना दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इसलिए हमारे देश को कहा जाता है कि भारत देखने में तो संघात्मक है, परंतु भावनाओं में एकात्मक है। और ये प्रोसेस कहाँ से ली है, कनाडा से। अभी हम संविधान के भाग 1 को पढ़ेंगे, तो हम इस पे काफी चर्चा करने वाले हैं। ये सब कुछ कनाडा से लिया है। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र के द्वारा, यानी राष्ट्रपति। सेम है, यही है सेम। प्रत्येक राज्य में हमने सीएम को पावर दे दी, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, देश को एक करना होगा, तो राज्यपाल कंट्रोल ले लेगा। और राज्यपाल किसके नीचे काम करेगा, राष्ट्रपति। इसीलिए जब चाहे केंद्र हमारे पूरे देश का कंट्रोल ले लेता है, और ये हमने कनाडा से लिया है। हमारे देश को इस आधार पे परिसंघात्मक कहा जाता है। हम कंडीशनली है, जरूरत पड़ने पर एक हो जाते और वैसे अलग अलग है। ठीक वैसे जैसे एक गांव में एक पिता के 4 लड़के, अलग अलग राता नियारे, नौता अलग अलग खाए जा रहे, लेकिन पड़ोसी से लड़ाई हो गई तो सब लठिया लेके एक हो जाएंगे। तब एक दूसरा पड़ोसी बताएगा भैया देखने में अलग है, वास्तव में तुझे एक है। चलो, तो फ्रांस से क्या लिया है बेटा, गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था से होगी, हमारे देश के हर एक हिस्से में लोगों के द्वारा चुना गया शासन होगा। प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा, राष्ट्रपति लोगों के द्वारा, विधायक लोगों के द्वारा, संसद लोगों के द्वारा, पार्षद लोगों के द्वारा, सरपंच लोग। तो भारत के हर एक गढ़ में व्यवस्था होगी लोकतंत्र। और दूसरा क्या है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श। सारे लोग स्वतंत्र हैं और सारे लोग समान हैं, लेकिन स्वतंत्रता इसलिए नहीं है हम आपस में लड़े। स्वतंत्रता क्यों है, क्योंकि हम बंधुता को आगे बढ़ाएं। ये बात। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त अधिवेशन, जरूरत पड़ने पर हम आर्टिकल नंबर 108 का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को इकट्ठा बुला सकता है। अब इसे हम आगे पढ़ेंगे भाग 5 में। दूसरा, प्रस्तावना लिया है। प्रस्तावना में हमने प्रस्तावना की भाषा दे दी है। और क्या किया है बेटा, समवर्ती सूची। अभी हम बात करेंगे, अमूमन देशों में या तो संघ सूची है या राज्य सूची। संघ सूची में नियम केंद्र बनाता है, राज्य सूची में नियम राज्य बनाते हैं। समवर्ती सूची को बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट, और इसमें राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन होता है। हम इसे अभी अनुसूची 7 में तो पढ़ेंगे, और इसी वाली बात को हम डिस्कस करेंगे भाग 1 में। ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग आएंगे आयरलैंड। आयरलैंड से लिया नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है, तो हम लोग कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट्स पॉलिसी। ये रियल में राज्यों के कर्तव्य है, ठीक वैसे जैसे हमारे पिता का हमारा कर्तव्य है, ऐसे ही राज्यों का राज्य का कर्तव्य है। भाग 4 पढ़ेंगे, आर्टिकल 36 से 51 पढ़ेंगे। काफी डिस्कस होने वाला है, बिल्कुल टेंशन नहीं। इसके बाद लिया राष्ट्रपति का निर्वाचन, की देश का राष्ट्रपति कैसे बनेगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ सिंगल ट्रांसफर सिस्टम है, जिसे हम एकल संक्रमणी प्रणाली के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हमने लिया है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। हम सारे लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को 12 लोगों को बिना चुनाव के राज्यसभा में चुनने का अधिकार है, भेजने का अधिकार है।
और इसी को बोलते मनोनयन प्रक्रिया। कितने हो गए? 9। टोटल कितने थे? 10। और अमेरिका, अमेरिका पावरफुल है, ज्यादा चीजें नहीं है। वैसे अगर पूछें कि सबसे ज्यादा चीजें कहाँ से आई हैं, तो हमारे संविधान का लगभग 70% भाग तो 1935 भारत शासन अधिनियम का है, और ये भारत शासन अधिनियम किससे? ब्रिटेन से। लेकिन मेन चीजें हमने अमेरिका से ली, इसलिए उसमें ज्यादा लिखी है, ज्यादा ली नहीं, ये याद रखना। सबसे ज्यादा योगदान हमारे संविधान में 70% ब्रिटेन का। इससे प्रस्तावना के शब्द लिए, जैसे हम भारत के लोग। दूसरा, मौलिक अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 पढ़ेंगे। स्वतंत्र न्यायपालिका लिए, न्यायपालिका कार्यपालिका एकदम अलग है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब हो कि हम अपने संविधान में दोबारा से न्याय को रिपीट कर सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में हार गए तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में हार जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या लिया है? महाभियोग। महाभियोग से बड़े बड़े लोगों को हटाया जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि लोगों को जो हटाने की प्रक्रिया है, इसे महाभियोग कहते हैं। कैसे लगता है? जब हम पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद लिया है, और संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारे यहाँ सर्वोच्च क्या है बेटा? संविधान, ना कि व्यक्ति। हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो अब हम लोग बढ़ जाते आगे, इसे छोड़ो और हम आते संविधान के भाग। बस अब यहीं से हम आगे नए टॉपिक को शुरू करेंगे, लेकिन दो बातें पहले और समझ लो फिर। अभी हम बात करें संविधान के भाग क्या थे, तो हम लोगों ने देखा सर, अभी आपने हमें बताया कि रियल में जब हमारा संविधान बना तो उसमें एक प्रस्तावना थी, तो हमें पढ़ना है सर प्रस्तावना के बारे में। और बात करें बेटा तो आपने कहा सर 8 अनुसूची थी। ये दोनों छोटे टॉपिक है, अभी कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएंगे, इसलिए पहले ये पढ़ देंगे। सवाल भी अच्छे खासे हैं। हमारे संविधान में सर 22 भाग थे, और हमारे संविधान में सर आपने बताया कि 395 आर्टिकल थे। तो हम ऐसे कह दें कि हम बोले संविधान क्या है, तो तुम बोल सकते हो प्रस्तावना 8 अनुसूची 22 भागों का एक हिस्सा है। वर्तमान में क्या है? एक प्रस्तावना, 12 अनुसूची, 25 भाग और 465 आर्टिकल। तो अब हमें ये बताओ, अगर हमें संविधान पढ़ना है तो क्या पढ़ना है बेटा? ये अगले 2.5 घंटे की क्लास में ये सब खत्म हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो को बंद, अब क्लास मत, और पहले 4-5 बार एक अनुसूची को रिपीट कर लो, क्योंकि ये विविध का याद कम होता है। और 4-5 बेरे बेटा हमने किस देश से क्या क्या लिया, इसे रिपीट कर लो, इसके अच्छे सवाल आते हैं। और अब संविधान कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन भाग 5 के बाद तो बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि हम संविधान पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं और कम समय में पढ़ रहे हैं। यही बात मैं आपको 2 महीने में पढ़ाता, कम से कम ये फॉर्मेशन वाली बात 7-8 दिन में पूरी होती है। अब 7-8 दिन को एक दिन में पढ़ोगे तो थोड़ा सा तो टाइम या आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अपन लोग बढ़ जाते हैं आगे, और हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्रस्तावना, फिर अनुसूची, फिर भाग, फिर आगे की कहानी। तो आप पुश कर दो, हम थोड़ा इसे और करवा दे, उसके बाद पानी पियेंगे फिर तो ये रही प्रस्तावना, और प्रस्तावना का इंग्लिश वर्जन ये है। ये हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। यहाँ में थोड़ी सी जगह चाहिए, इसलिए हम इस वाली बात को थोड़ा सा क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं, है? अच्छा, और इस वाली बात को थोड़ा बेटा हम हटा दें, यहाँ तक रख रहे हैं। हमें लग रहा है यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये सबको आ भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा। तो हमारी प्रस्तावना है क्या, पहले हम इस बात को समझते हैं। प्रस्तावना कुछ नहीं है, वही है जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने दी थी। प्रस्तावना क्या है? जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने दी। हुआ क्या, हम सारे लोग जानते हैं, जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ तो ये औपचारिक घोषणा थी, सारे लोगों को पता था, और दिल्ली में पूरी जनता इकट्ठी हो चुकी थी। जब 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए तो नेहरू जी से कहा कि जाइए और आप लोगों को बताइए कि भारत का एक खूबसूरत संविधान बन चुका है। नेहरू जी बाहर आए और उन्होंने कहा, हमें बताते हुए खुशी हो रही है, आज हमने भारत का संविधान बना। सारे लोगों ने की जल्दी बताओ कहाँ बनाए लो, कहाँ बनाए लो। नेहरू जी ने कही, हमने बनाए अपने संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 आर्टिकल, 8 अनुसूची। आधे लोगों ने की जैसे नहीं बनाते तो सही रहते, ठीक है कि तुमने ऐसो बनाया था, हम अनपढ़ आदमी पहले अंग्रेज नियम में घुमाते थे, अब तुम घुमाओगे। नेहरू जी ने की टेंशन मत लो, संविधान कितना भी बड़ा हो, यानी ताला कितना भी बड़ा हो, चाबी ऐसी होगी जो रियल में कैसी होगी, हमारी जेब में बच जाए।
हम पहली बात तो ये कहेंगे प्रस्तावना क्या है। नेहरू जी द्वारा 13 दिसंबर 1940 को दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है। और इन्हें बेटा क्या किया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य का कह दिया, उद्देश्य का। और इन्हें नेहरू जी ने क्या किया, हम लोग कहेंगे संविधान की चाबी कहा है, संविधान की कुंजी कहा। एक व्यक्ति हुए M.N. मुंशी। M.N. मुंशी से पूछा कि बताओ प्रस्तावना के बारे में आपकी क्या राय है। M.N. मुंशी ने कहा जैसे व्यक्ति की कुंडली देखकर हम ये बता देते हैं इस व्यक्ति का बिहेवियर क्या है, ऐसे प्रस्तावना देखकर हम ये बता देंगे हमारे संविधान में क्या है। तो इन्होंने इसे कुंडली कहा है। अब कुंडली और कुंजी में फर्क है, ठीक है। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, A.K. स्वामी अय्यर। कौन थे बेटा, A.K. स्वामी अय्यर। इनसे पूछा गया प्रस्तावना के बारे में क्या राय है। तो इनने कहा देखो प्रस्तावना कुछ नहीं है, दीर्घकालिक सपनों का विचार, दीर्घकालिक सपनों का विचार। उनने कहा लगभग प्रस्तावना में वही है जो 1895 में स्वराज की मांग हमारे बाल गंगाधर तिलक ने की। ये सवाल आते हैं किसने प्रस्तावना को कुंजी या चाबी या हृदय कहा है, नेहरू जी ने। किसने कुंडली कहा है, कि ये मुंशी ने। किसने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, A.K. स्वामी अय्यर। प्रस्तावना क्या है एक बार हम पढ़ते हैं, शब्दों को समझते हैं और आगे बढ़े। सबसे पहली बात भारत का संविधान यानी उद्देश्य का, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग। पहली बात यह है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना धर्म की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को अधिनियमित आत्मार्पित और अंगीकृत करती। तो पहली बात तो ये हमें लग रहा है यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समझ लेते इसमें ये लिखा कि भैया हम भारत के लोग, भारत को संविधान कौन बना रहे हैं, हम भारत के लोग किसके लिए बना रहे हैं, भारत को। तो पहली बात प्रस्तावना के अनुसार संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया, संविधान की पावर भारत की जनता में है और संविधान की ताकत भी भारत की जनता में है। और फिर क्या किया, भारत को कैसा बनाएंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब है अपना मुखिया, अपना स्वामी, अपना राजा, भारत के ऊपर कोई नहीं, भारत ही सबके ऊपर है। और आज के बाद भारत के नियम ही भारत में चलेंगे, विदेश में बने नियम भारत में नहीं चलेंगे। अगर कोई विदेश का बढ़िया नियम है तो हम उसे लिखेंगे, लेकिन ब्रिटेन या किसी देश के नियम नहीं चलेंगे। फिर हमने कहा हम अपने देश को बनाएंगे समाजवादी, हालांकि समाजवादी शब्द 42 में जोड़ा, पहले नहीं था। हम बनाएंगे पंथ निरपेक्ष, यहाँ पहले धर्म निरपेक्ष लिखा था, और हम बनाएंगे लोकतांत्रिक। समाजवादी का मतलब है हम अपने देश को सोशलिस्ट बनाएंगे, हमारे यहाँ समाजवादी व्यवस्था होगी जिसमें अमीर से कुछ टैक्स लेंगे और गरीब को छोड़ देंगे। अब इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ धर्म तो छोड़ो, धर्म की शाखाओं पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, पंथ निरपेक्ष हो गया। लोकतांत्रिक का मतलब है अब देश में हमेशा लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, राजशाही खत्म होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होगी। ऐसा गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों के, क्योंकि भारत के पूर्वजों ने बहुत कुछ बलिदान दिया है, इसलिए उनकी आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए लिखा है उसके नागरिकों को हम क्या देंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो पूछेगा प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात की गई है, तो आप बोल देना 3 तरह के न्याय की बात की गई है। फिर वो कह रहा है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हम कहेंगे 5। हम अपने मन में विचार ला सकते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम चाहेंगे उसमें विश्वास करेंगे, हम चाहेंगे उस धर्म को मानेंगे और हम चाहेंगे उसकी उपासना करेंगे। इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा। ये सबरी बात हमने मौलिक अधिकार में जोड़ दी। इसके बाद कहा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो बताओ सब प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात, 3, कितने तरह की स्वतंत्रता, 5, और कितने तरह की समानता की बात की है, तो फिर वो कह रहा प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी ये सब कुछ तो होगा लेकिन हम किसी व्यक्ति की बेइज्जती नहीं करेंगे, वो अपनी गरिमा के साथ जिएगा। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये दोनों चीजें बनी रहनी चाहिए। सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, संकल्प का मतलब है कसम खाते हैं,
किसमें? अपनी संविधान सभा में। आज तारीख है 26 नवंबर 1949। हिंदी में से बोलेंगे मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। जो पंडित जी हवन कराते तब कहते नाम और बूथ ले ले, बाकी हम ले देंगे। कहे जी तुम ले नहीं पाओगे। और आगे बात करें सर क्या है, तो विक्रम संवत कहेंगे। हमारा संविधान कब बना? 1949। विक्रम संवत कब आया? 57 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 57 साल पहले। किसी भी तारीख में 57 जोड़ोगे आप विक्रम संवत पे पहुंच जाओगे। 9 और 7 कितना हुआ? 16। 5 और 4 9 और 1 10। 9 और 1 10, 2 और 1 तो यार कितना हो गया बेटा? 6। और यहाँ भी कितना लिखा है? 2006। जैसे आज कितना है बेटा? 2025। अब हमें विक्रम संवत पे जाना है, 57 जोड़ दो। ये 5 और 7 12, 7 और 1 8 हो गया 0। आज कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2082। भारत इसीलिए विश्व गुरु था, भारत दुनिया से 57 साल आगे चल रहा था। क्या कर रहे हैं? संविधान को अंगीकृत बना रहे हैं, अधिनियमित और आत्मर्पित। आज हम कसम खाते हैं आज के बाद हम वो नहीं करेंगे जो हमारा मन करेगा। आज के बाद हम वो करेंगे जिसकी अनुमति हमें हमारा प्रस्तावना दे। तो क्या हम इतनी बात कर सकते हैं? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। एक सवाल पूछ लेगा, बताओ प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया? तो हमें लगेगा पहली लाइन में 2 बार आएगा। तो 4 5 पे लगाता है लड़का, तो याद रखना भारत शब्द 2 बार आया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, न्याय 3 प्रकार के हैं, समानता 2 प्रकार की है। और उसके बाद याद रखना भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बना, ये भी प्रस्तावना में ही लिखा। प्रस्तावना को किसने हृदय या चाबी कहा है? नेहरू जी। किसने कुंडली कहा है? पीएम मुंशी। और किसने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है? तो हम लोग कहेंगे सर ए.के. स्वामी है। अब प्रस्तावना को लेके विवाद हुआ। और सर प्रस्तावना को लेके विवाद क्या है? विवाद ये है कि ये नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर को दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव है। तो अब तो हमारा संविधान बन चुका है, क्या अब इसकी आवश्यकता है? तो ये विवाद था। और जब ये विवाद था तो इसे बेटा पूरा करने के लिए ये मान लिया गया कि अब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं। इसके लिए हमारे यहाँ 3 महत्वपूर्ण विवाद आए। इसे हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अब ये हमारी किसमें जोड़ दिया गया है, तो हम लोग कहेंगे सर मूल विधि। लेकिन एक बार हम आपको एक नजर में करवा दें जिससे आपके सवाल ना छूटे। पहला केस आया, इसके लिए बेस्ट तो 1957 और केस था मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा बड़ा केस आया 1960, इसे बेरुवाड़ी वाद कहते हैं और इसी को कहते हैं बेरुवाड़ी वाद बनाम भारत संघ मामला। और तीसरा आया कौन सा? तो 1973, इसे कहते हैं केशवानंद भारती। इनसे सबसे सवाल बने हैं। 16 अगस्त से शाम 7 बजे से PYQ शुरू कर रहे हैं। केशवानंद बनाम केरल राज्य हुआ ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया। क्या प्रस्तावना से न्याय हो सकता है? क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो जजमेंट दिया वो ये था कि प्रस्तावना का काम था संविधान बनने के पहले का। चूंकि अब संविधान बन चुका है, डीप बन चुका है प्रस्तावना से, तो इसलिए प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो हमारी संशोधन तो संविधान में होता है संसद द्वारा। तो इसलिए ना तो इसमें संसद संशोधन कर सकती है ना इससे न्याय। तो पूछ ले कौन से वाले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो हम कहेंगे मदन गोपाल बनाम यूनियन ऑफ स्टेट। क्या कहा कि प्रस्तावना अब संविधान का हिस्सा नहीं है, ना इससे न्याय करेंगे। और चूंकि संसद संविधान में सुधार कर सकती है, संशोधन कर सकती है, और प्रस्तावना जब हिस्सा ही नहीं है तो इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। आप नोट्स पढ़िए, टेलीग्राम पे हमने डाले, आपको लिखना नहीं, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे दूसरा बेरुवाड़ी आया। इसमें यह कहा चूंकि इसी प्रस्तावना से संविधान बना है, और हमारे यहाँ पहली सुप्रीम कोर्ट कहता है तमाम गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, आज ये है कल गवाह और नजर बदल गई तो समान निर्णय बदले। अब इनने कही चूंकि प्रस्तावना से ही संविधान बना है, इसलिए कम से कम संविधान में वो तो होगा जो प्रस्तावना में है। चूंकि अब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। परंतु जहां पर क्या हो बेटा, हम कहें संविधान की भाषा संदिग्ध हो, संविधान में क्लियरिटी ना हो,
वहाँ ये विधिक निर्वाचन में सहायक हो सकती है, अर्थात इससे न्याय दे सकते हैं। इसमें भी अंग नहीं माना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा, चूंकि प्रस्तावना से संविधान बना है इसलिए संविधान में प्रस्तावना हिस्सा है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो इससे न्याय तो कर ही सकते हैं। संविधान में संशोधन संसद करती है तो इसमें भी कर सकती है। क्या हमने प्रस्तावना में कभी संशोधन किया है, तो कहेंगे आज तक केवल एक बार। और इसके लिए हमने बेटा क्या किया, तो बोलेंगे 42वां संविधान संशोधन किया। और ये बेटा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो हम सारे लोग कहेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने करवाया। एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसमें हमने क्या किया, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से, हम कहेंगे सर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की इंटीग्रेटेड शब्द अखंडता। तो हम ये पूछें बेटा प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार। और कितने शब्द जोड़े गए, तो हम बोलेंगे 3। ये सब कुछ कब अप्लाई हो जाता है, तो 1977, 3 जनवरी 1977 को ये लागू हो जाते हैं। लेकिन संशोधन कब हुआ, 1976 में। प्रस्तावना की कहानी खत्म। टॉपिक यहीं तक रखो अगर आप नए। अब पहले से रिवाइज करो 2 बार और फिर यहाँ से आए, ठीक है। तो हमको पढ़ना क्या था सर, हमको पढ़ना था एक प्रस्तावना जो कि हो गई। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, 8 अनुसूची। अब क्या पढ़ेंगे बेटा, 8 अनुसूची। लेकिन इसमें भाग 1 है, तो हम अलग से लिख लेते हैं महत्वपूर्ण अनुसूची, या हम हेडिंग डालेंगे शेड्यूल अनुसूची। 1 सेकंड के लिए गैप होगा क्योंकि हम थोड़ा सा पानी पी लें, और फिर अपनी कहानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे शुरू कर सकते हैं। चलो, सबसे पहली बात यह है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8। अब कितनी है, 12। 4 बढ़ाई, तो उन 4 को हमने संशोधन के द्वारा बढ़ाया। तो पहले तो एक पॉइंट यही याद रखेंगे, मूल संविधान में 8 अनुसूची, वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 12। सबसे पहले ये याद रखेंगे। तो पहले हम उन 8 को देख लेते हैं, फिर 4 देख लेंगे तो 12। बहुत आसान है, बस जैसे याद करवाएं वैसे करना, जैसे याद करवाएं वैसे करना, आराम से हो जाएगा। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, या आपको दोबारा इसे कभी दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन बस एक ही याद रखना, हम जैसे करवाएं बेटा वैसे ही करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैसे करना है, ठीक है। चलो, तो बेटा कौन सी होगी, तो हम लोग कहेंगे सर पहली अनुसूची। सीधा लिख दें पहली, चलो हम लिख ही देते हैं, इकट्ठा समझा देंगे। दूसरी, सॉरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं और 8। बिल्कुल दिमाग लगाने ही नहीं। पहली अनुसूची, पहला भाग और पहला आर्टिकल एक ही है, भारत राज्यों का एक संघ। तो रियल में इसमें क्या है,
तो हम लोग कहेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। अब संघ राज्य क्षेत्र क्या है, तो हम लोग कहेंगे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। स्टेट कितनी, 28, और यूनियन टेरिटरी कितनी, 8। तो इसमें हमारे देश के नाम लिखे हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, हमारे संघ राज्य क्षेत्र की सीमाएं कहाँ तक हैं, कहाँ तक विस्तार है। कल हमारे देश में कोई भी राज्य को बढ़ाया जाए, 29 हो जाए, तो बदलाव अनुसूची 1 में ही होगा, और कल बेटा घट जाएगा तो भी 1 में होगा। तो ये बता, राज्य और राज्यों के सीमा या क्षेत्र कहाँ लिखे, अनुसूची 1 में। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, संघ का मतलब है देश, राज्य क्षेत्र का मतलब है हिस्सा। दूसरी अनुसूची में काय को वर्णन है, तो हम लोग कहेंगे दूसरी में, तो हम लोग कहेंगे सर वेतन संबंधी प्रावधान, वेतन। तीसरे में क्या है, शपथ का प्रावधान है। चौथे में क्या है, तो हम लोग कहेंगे राज्यसभा सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा। पांचवी में क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर राज्यसभा सीटों का बंटवारा हो गया, ठीक है। तो पांचवी में है SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन और न्याय क्षेत्र। छठवीं वाले में क्या है, तो हम लोग कहेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजाति। फिर वही है सर उसके प्रशासन के बारे में और न्याय क्षेत्र के बारे में। सातवीं में क्या है, हम कहेंगे केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा। और इसी में बेटा हमें क्या दी गई है, तो हम लोग कहेंगे सर इसी में दी गई हमें 3 सूचियां। एक बेटा संघ सूची है, आगे इस पर बात करेंगे। पहले इसमें 97 विषय थे, अब 100 हो गए। इसके बाद बेटा क्या है, राज्य सूची है, राज्य सूची। और फिर क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर इसके बाद है समवर्ती सूची, जो अभी हम बात कर रहे थे। चलो अभी बात करते हैं। और 8वीं में क्या है, हम कहेंगे संवैधानिक भाषा, संवैधानिक भाषा। और भाषा कितनी है, तो बोलोगे पहले थी सर 14, अब कितनी हो गई सर, 8 बढ़ गई है, यानी पहले 14 थी, अब कितनी है, तो हम लोग कहेंगे सर 22। पहले कितनी थी 14, अब 22। देखो याद कैसे होगा, पहले इन्हें करवाएं फिर। पहली अनुसूची में क्या है, संघ राज्य के बारे में। संघ का मतलब है देश, राज्य क्षेत्र का मतलब है हिस्से। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन सब के नाम और सीमा क्षेत्र यहाँ लिखिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, पहले नंबर पे आएगा हमारा देश और देश को वर्णन। तो पहले पे आएगा बेटा हमारा देश और देश को वर्णन आएगा, ठीक है सर। अब देखो हमारे देश में एक बात फिक्स है कि हमको नौकरी करवे जाए, वो हमसे कसम खाए कि तुम कसम खाओ, शपथ लो कि ईमानदारी से काम करोगे। हम पहले ये पूछेंगे पेमेंट कितना। अगर पेट्रोल पंप पे 2,500 पे काम होएगा तो बेईमानी धरी है। 25,000 दे दे तो नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखियो, शपथ से पहले वेतन की पूछ लेंगे। तो दूसरे में क्या है, वेतन संबंधी प्रावधान है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, इन सारे लोगों को वेतन कहाँ से और कितना मिलेगा, तो वेतन संबंधी प्रावधान, ठीक है। तीसरे पे वेतन बढ़िया है तो हम कसम खाए जाएंगे। तीसरे नंबर पे कसम खाएगा कि चलो ठीक है हम ईमानदारी से काम करेंगे। अगर देखो वेतन कम हो तो हमारी एक ही सोच होता है कि हम राज्य में ही बने रहे। तो अगर वेतन कम है तो हमारी सोच क्या होगी कि हम राज्य में बने रहे, तो राज्य में क्या मिल जाए हमें, सीट। लेकिन हमारे यहाँ का है 5वीं पे आएगा SC ST के आरक्षण में हमें सीट नहीं मिल पा रही। तो याद रखिए राज्य सीटों का बंटवारे के बाद SC ST वाले को मिल गई सीट, लग गई नौकरी। नौकरी के बाद वो कहाँ जाएगा, ATM में। तो ATM से कहा याद आएगा बेटा, A से हम लोग कहेंगे असम, T से त्रिपुरा, मेघालय, और क्या होगा मिजोरम, वहां की जनजाति के बारे में। अब नेक ATM में आए तो पैसा जेब में आएगा बेटा, और जब पैसा जेब में आओ तो हमें को लग नहीं रहा। और 7 में याद रखियो, ऐसे लिखो रहा था ट्रैक्टर वैक्टर पे, 13 मेरा 7, तो 7 में 7 नहीं रहे, तो 7 का ही नहीं रहे थे, कैसे हमारी भाषा बदल गई पैसा आए से। तो केंद्र और राज्य के बीच का होगा बेटा बंटवारा होगा। 3 एक जगह की जगह 3 जगह हो गए, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और संवर्ती सूची कौन करें।
और 8वीं अनुसूची में पहले भाषाएं कितनी थी बेटा? 14। दोनों तो हमारी बन रही। अब ज्यादा सीख गए, क्या नौकरी वोकरी लग गई तो घर के सिलर मरे, तो भाषा कितनी होगी? 22। तुम्हें बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं देना, आए नहीं देने सर। देख हम बताते कैसे होगा, तुम्हें याद कैसे करने। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? बोलेंगे 8। वर्तमान में कितनी है? 12। पहले 8 करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। पहले में कहा आएगा देश और वाको क्षेत्र, तो संघराज क्षेत्र। दूसरे में कहा कहेंगे वेतन कितनो है। तीसरे पे कसम खाए जाएंगे। चौथे पे कोशिश का होगी राज्य में बने रहे। राज्य में नौकरी मिल तो जाती, सीट कहीं नहीं मिल पाई। पैसे 5 में SC ST को आरक्षण है, तो सीट को नहीं मिली SC ST की, तो छठे नंबर पे वो कहाँ चला हुआ? ATM में। ATM में जब पैसा हो तब भी घर के इनके साथ नहीं रहे, तो 7 वाले में केंद्र से हम लोग हो गए अलग, यानी राज्य और केंद्र का बंटवारा। कितनी सूची है? तो पहले एक जगह आता है, अब 3 जगह हो गए। ऐसे हम नौकरी पे, पत्नी घर पे और मम्मी पापा अलग, तो 3 जगह हो गए। और हम अलग काहे भाई? काहे से हमें भाषा समझ में नहीं आई। 14 भाषा आती, अब कम पढ़े तो हम बन गई, अब ज्यादा होशियार हो गए तो बिगड़ गई। अब हमें एक तो ये देखने हैं कि भाषा कैसे बदल गई, फिर दूसरी अनुसूची देखेंगे। अब देखो बेटा, तो मूल संविधान में, यानी मूल संविधान क्या है, तो हम लोग कहेंगे जो 26 जनवरी 1949 को बना या 50 को लागू हुआ। मूल संविधान में भाषा कितनी थी? तो हम कहेंगे 14 भाषाएं थी। इनको भी ट्रिक से करवा देंगे, दिमाग पे लोड नहीं देने, जैसे बताए बस वैसे करने। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले हम इकट्ठी करवा देते, समय कम लगेगा, फिर हम ट्रिक बताते। हुआ क्या बेटा, हमें ये पता है हमारे संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो उसके लिए हमें कुछ भी बढ़ाना है, संशोधन करना है। तो हमने कहा करो बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर 1971 में 21वां संविधान संशोधन करो। कब हुआ? 71 में 21वां संविधान संशोधन। और 14 में बेटा एक भाषा बढ़ गई, तो भाषा हो गई कितनी? 15। और सर कौन सी भाषा बढ़ी? तो हम लोग कहेंगे सर भाषा बढ़ी सिंधी। हम पूछें बताओ 15वीं भाषा हमारे संविधान में कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 71। ठीक है सर। जाके बाद बेटा कहा हुआ, तो हम लोग कहेंगे 2003। और 2003 में हमने क्या किया? तो हम लोग कहेंगे सर 2003 में 92वां संविधान संशोधन कर दिया। और सर 92वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? तो हम लोग कहेंगे सर कुछ नहीं, 15 भाषाएं थी, 3 जोड़ दी, कितनी हो गई बेटा? 18। मन में सवाल एक ही आएगा, वो 3 कौन कौन सी है? नेपाली, और कौन सी है? मणिपुरी, और कौन सी है? कोंकणी। तो कितनी हो गई बेटा? 18। और होने कितनी है बेटा? 22। तो हमने क्या किया बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर हमने इसके लिए फिर से संविधान, अच्छा सॉरी, इसमें हमने थोड़ा उल्टा बोल दिया बेटा। ये संशोधन कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे सर ये जो 1971 वाला था ना, 71 नहीं 1967 है, 1967। और 1971 में हमने जो संशोधन किया वो कौन सा था? तो हम लोग कहेंगे सर 1967 में हमने जो किया है वो 71वां संविधान संशोधन किया। सॉरी, 71वां संविधान संशोधन। और ये जो 71वां संविधान संशोधन था ये हुआ था 1992 में। और उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। क्या हुआ सर? तो 18 भाषाएं थी, 4 जोड़ दी, कितनी हो गई सर? 22। और कौन कौन सी जोड़ी बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर बोडो, फिर एक जोड़ी है बाको नाम है डोंगरी, और दूसरी जोड़ी है फिर बाको नाम है मैथिली, और तीसरी जोड़ी है बाको नाम का है बेटा संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब सुनो ध्यान से, मूल संविधान में भाषा कितनी थी? 14। हमने क्या किया बेटा? 21वां संविधान संशोधन 1967, भाषाओं की संख्या होगी 15। कौन सी जुड़ी है? तो हम लोग कहेंगे सर सिंधी। उसके बाद क्या किया बेटा? 71वां संविधान संशोधन 1972, कितनी भाषाएं जोड़ी बेटा? 3। कितनी होगी? 15 और 3 18, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और बाकी बाद बेटा 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी जोड़ी? 4, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। टोटल कितनी होगी? 22। नौ, मतलब कैसे याद होगा? ध्यान से सुनो। हम लोग 1950 में संविधान लागू करते, गरीब देश थे, तो गरीब आदमी क्या करेगा? पढ़ाई के संग भगवान भगवान से कहेगा नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, जे हो जाए। तो हम लोगों ने कहा, ज्यादा लोगों से कही साहब नौकरी नहीं लग रही। एक ने कही एक काम करो, भगवान पे प्रसाद चढ़ा दो, लग जाएगी।
तो हमने कहा करो 21 रुपया को पश्चात कितने को ला बेटा 21 को, और 21 रुपया को पश्चात चढ़ाए दा। लेकिन भाई नौकरी तो नहीं लगी, ऐसे याद कर ली हिंदी में बिंदी आई, बिंदी को मतलब क्या हो जाएगा सिंधी, तो भाषा 14 से कितनी होगी 15। हमने पंडित जी से कही नौकरी नहीं लगी।